So hi everyone, I welcome you all to PW channel of IT Gem and CSI Unit. My name is Megha Agrawal and I'll be taking the second lecture of Udgam series. That means हमारे इस उद्गम सीरीज के सीक्वेंस में मैंने आप लोगों से लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स लेक्चर नंबर फर्स्ट में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और वहां पे आपसे बात की थी रिलेशन एंड इक्वेशन की, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर CSI यूनिट, राइट। CSI यूनिट में आप लोगों ने देखा हो तो प्रीवियस ईयर देखना, आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा उस टॉपिक से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर्स में। तो मैंने आपसे उन क्वेश्चंस को भी वहां पे डिस्कस किया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आज इस सीक्वेंस में, आज इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए सेकंड लेक्चर लेके आई हूं जहां पे मैं बात करूंगी डिफरेंट प्रोसेसेस इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सीक्वेंस में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपसे बात करने वाली हूं डिफरेंट प्रोसेसेस दैट आर प्रेजेंट इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। मैम कौन कौन से ये प्रोसेस हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कैटेगरीज भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊंगी कि इस टॉपिक में एक्चुअली है क्या जो आपको समझना चाहिए या इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगी यहां से पूछे गए क्वेश्चंस की, किस किन किन टाइप के क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसे स्टार्ट करूं तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, प्रोसेस में ऐसे लिखती हूं, ठीक है। और इन प्रोसेस को आप कैसे कैसे पढ़ते हो भाई, किन किन कैटेगरीज में पढ़ते हो, तो मैंने बोला इस प्रोसेस को आप 4 कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस होते हैं इनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। इफ आई से नंबर 1 कैटेगरी, तो मैं उसे बोलूंगी ये आपकी होती है आइसोथर्मल, राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, यहां लिख रही हूं एडियाबैटिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक हो सकता है, तो मैंने लिखा आइसोकोरिक प्रोसेस, या फिर लास्टली मैंने लिखा आइसोबैरिक प्रोसेस। कि ये 4 आपके प्रोसेस मेनली मेजरली आप थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं कि कभी कोई सिस्टम आपका स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है ना, तो ये कन्वर्जन्स के लिए, इन कन्वर्जन के लिए जब ये स्टेट चेंज हो रही है तो कोई वेरिएबल अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, जैसे कि देखो समझना, जैसे आइसोथर्मल की अगर मैं बात करती हूं तो मैं बोलूंगी यहाँ पे ना टेम्परेचर कैसा रहता है, मैंने बोला टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, मैंने लिखा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, जिसका मतलब है dt की वैल्यू कैसी रहती है, 0 रहती है। दैट मींस चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू कैसी रहती है भाई, 0 रहती है, राइट। और देखिए इसको समझेंगे और डिटेल में समझाऊंगी इसे भी। एडियाबैटिक का मीनिंग क्या है कि जहां पे कोई भी हीट फ्लो ना हो, राइट। तो मैंने लिखा यहाँ पे हीट फ्लो आप लिख सकते हैं 0 होगा, कि कुछ भी सिस्टम से इन आउट एनर्जी ना तो बाहर ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में, ना आप सराउंडिंग से एनर्जी को गेन कर पा रहे हैं। तो मैंने बोला कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, दैट मींस एडियाबैटिक प्रोसेस है, राइट। चलिए भाई, आइसोकोरिक के लिए क्या बोला जाएगा मैम, इसमें सिंपली यू कैन राइट की वॉल्यूम कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, जिसका मीनिंग क्या है कि मैम डीवी की वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी। वेरी कॉमनली ये बात हम समझ सकते हैं आराम से, बहुत अच्छे से, कि मैम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम की सपोज करो कोई फिक्स वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट ऐसे बोलती हूं तो लोग जनरली समझते हैं कि कांस्टेंट है मतलब मैम 0 है, 0 नहीं है। वॉल्यूम की कुछ अगर वैल्यू है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो मैंने बोला आइसोकोरिक या कभी भी कोई भी ऐसा प्रोसेस आप देखते हो ना, तो एक वेरिएबल अगर कांस्टेंट जाता है तो उसमें चेंज 0 होता है, वो खुद 0 नहीं होता। एक बात ये समझना, आगे सुनना। आइसोबैरिक में सिमिलरली यू विल राइट कि मैम आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसका मतलब है कि प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और चेंज इन प्रेशर की बात करोगे, डीपी की बात करोगे, तो बोलोगे मैम 0 आएगा। बताइए भाई, ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो ये 4 मेरे मेजर प्रोसेस हो गए जिनको मैं लेके आगे बढ़ूंगी और इनमें डिटेल्ड बात करूंगी कि मैम वर्क डन की अगर बात करते हैं तो वैल्यू क्या रहती है इन प्रोसेस में। मैम हीट एक्सचेंज अगर कहीं हो रही है, लेट्स सपोज इसमें तो नहीं होगी एडियाबैटिक में, मैम यहाँ हीट एक्सचेंज का क्या होगा, इधर हीट एक्सचेंज का क्या होगा, इधर हीट एक्सचेंज का क्या होगा। दैट मीन्स मैं आपसे काफी सारे पॉइंटर्स पे बात करने वाली हूँ। पहला वर्क डन पे, फिर आपकी हीट एक्सचेंज पे, फिर इंटरनल एनर्जी पे, एंथैल्पी पे, एंड सो ऑन, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी और बहुत कुछ है जिनके चेंजेस हम देख सकते हैं कि इन प्रोसेस में इन सारे जो मैम पोटेंशियल्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनका वेरिएशन किस तरीके से रहता है, ठीक है जी। चलिए भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोसेस, दैट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। हेडिंग डालिए, स्टार्ट करते हैं इसे। हेडिंग डालिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइसो, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या डालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट।
चलिए देखना इसे। आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका मतलब है टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है भाई, कांस्टेंट है। और मैम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका सिंपली क्या मतलब है कि dt जीरो है। तो मैंने बोला dt का मीनिंग हुआ कि dt आपका जीरो है। अब देखो एक बात सुनना, अगर ये सब आइडियल गैस के लिए चल रहा है तो एक बात बोल सकते हैं क्या, यहां से देखना मैंने लिखा PV इक्वल्स टू तो nRT होता है। बोलिए भाई सही बात है। मैम इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी अगर कांस्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि हम अगर बात करते हैं क्लोज सिस्टम की, तो मैम कोई भी मोल्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो बोला नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे हैं भाई, कांस्टेंट है। मैम नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और अभी अभी आपने बोला टी भी कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो मैंने बोला ये तो ओवरऑल में ये क्वांटिटी कैसी हो गई भाई, ओवरऑल में ये क्वांटिटी तो मैम कांस्टेंट हो गई। बताइए भाई ये बात बिल्कुल पक्के से समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि पीवी की वैल्यू तो कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। एकदम ठीक है। अब सुनना देखो इसके बाद में, अगर पीवी कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं P1 V1 तो मैम P2 V2 के बराबर आएगा। बताइए भाई क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ यहाँ से कि अगर आपने बोला पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका सिंपली क्या मतलब है कि P1 V1 तो मैम फिर P2 V2 के इक्वल आएगा। अब एक बात सुनना, ये जो हमने रिलेशन लिखा है ना, ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोग देखोगे अभी आगे बढ़कर कि बहुत इंपॉर्टेंटली कहीं भी न्यूमेरिकल्स में या कोई भी वर्क डन आप निकालोगे उसमें भी आप नोटिस करोगे कि ये चीज हमारे बहुत काम की है। क्योंकि सपोज कि आगे जाके मैं वॉल्यूम का रेशियो लिखती हूँ कि V2 बाय V1 को मुझे एक्सचेंज करके कुछ लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो मैं क्या लिखूं, तो ये रिलेशन मेरे काफी काम में आएगा वहां पे। और आई वुड बी सिंपली राइटिंग, देखना ऐसे मैं इसको लिख रही होंगी कि V2 बाय V1 को मैं लिख सकती हूँ P1 बाय P2। बताइए भाई लिख सकती हूँ क्या, V2 को यहीं रख लो, V1 को नीचे भेज दो। तो मैंने बोला V2 बाय V1 को यहाँ से P1 बाय P2 लिख सकती हूँ। मैम कैस क्यों लिख रहे हो, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आगे आने वाले अभी चैप्टर में, अभी टॉपिक में आप नोटिस करोगे कि ये चीज मेरे कितनी काम की है, राइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में या कोई भी जो भी अभी आ रहे हैं प्रोसेस, इन सब में मैं आपको बातें बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं। तो आई विल से कि ये आपका नंबर 1 पॉइंट आता है आइसोथर्मल में जो आपको ध्यान रखना ही रखना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। मैम ये तो हुई पहली बात। अब जरा हेडिंग डालते हैं हम लोग कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का क्या होता है। तो यहां लिख रही हूं, क्या लिख रही हूं, वर्क डन, यहां लिख रही हूं वर्क डन, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का क्या होता है ये चीज देखते हैं, ठीक है। इस वर्क डन को फिर आप दो कैटेगरीज में कर सकते हैं भाई, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो ये रिवर्सिबल वर्क डन हो, या फिर यहाँ नंबर 2 कैटेगरी बना रही हूँ कि ये इरिवर्सिबल वर्क डन हो। तो मैंने बोला जो प्रोसेस होता है ना आपका, जैसे आपके नेम के पीछे सरनेम लगता है ना, और या फिर ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके सरनेम के आगे आपका नेम लगता है, उसी तरीके से यहाँ पे आइसोथर्मल के आगे भी चीजें लगती हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल है कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है, राइट। यहाँ पे दो चीजें लगती है कि आइसोथर्मल आपका रिवर्सिबल है कि आइसोथर्मल आपका इरिवर्सिबल है, इस तरीके से। तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी नोट करिएगा, पहली कैटेगरी यहाँ पे नोट करिए कि आइसोथर्मल इधर लिख रही हूँ रिवर्सिबल, ठीक है जी, और इधर लिख रही हूँ इरिवर्सिबल। क्या लिख रही हूँ इधर, इरिवर्सिबल। इन दो कैटेगरीज में हमें बात करनी है, ठीक है। देखो सुनना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इस चीज का है बस, जब आपने अगर कभी प्रोसेस पढ़े हो कि एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वहां पे हम दोनों प्रोसेस के लिए बात करते हैं। दैट मींस एक्सपेंशन के लिए भी और कंप्रेशन के लिए भी बोलते हैं कि जब आप रिवर्सिबली एक्सपेंशन करते हैं, सपोज एक्सपेंशन ले रही हूं, मैंने बोला जब आप रिवर्सिबली एक्सपेंशन करते हैं तो आप एक एक स्टेप पे एक्सपेंशन करते हैं, राइट। आपका एक्सपेंशन जो होता है वो एक एक स्टेप पे होता है। देखो इस चीज को मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि सपोज करो आपने कोई बीकर ले रखा है, राइट, और आपने क्या कर रखा है, ये पिस्टन उस पे लगा रखा है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। मैंने बोला इस पे सपोज करना आपने कोई गैस फिल कर रखी है, आप इस गैस को ओरिजिनली सपोज करो ये ऐसा था, देखो ओरिजिनली सपोज करना कि ये इस तरीके का था कि पिस्टन यहाँ पे था,
ठीक है, आपका पिस्टन यहाँ पे था और इसमें आपने कोई गैस फिल कर रखी थी, ठीक है। अब आप चाह रहे थे इस गैस को सबसे पहले कंप्रेस करना, तो मैंने बोला आपने क्या किया, छोटे 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 ऊपर से पैबल्स या छोटे छोटे कोई वेट रखे और ये चाहा कि ये गैस क्या हो जाए भाई, कंप्रेस हो जाए, आप ये चाहते थे, ठीक है। तो आपने छोटे छोटे मतलब प्रेशर को आप एकदम नहीं डाल रहे, इस पे प्रेशर को आप एकदम नहीं लगा रहे, जो पी एक्सटर्नल है आप उसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली एड ऑन करते जा रहे हैं। तो मैंने बोला यहाँ से पैबल्स दैट मींस पी एक्सटर्नल आप धीरे धीरे उस पे ऐड कर रहे हैं, जिससे आपका जो कंप्रेशन है वो भी धीरे धीरे होगा, दैट मींस स्टेप बाय स्टेप होगा, राइट। तो मैंने बोला जैसे ही थोड़ा प्रेशर बढ़ा फिर आपका ये पिस्टन थोड़ा सा लोअर हो जाएगा, फिर और पेबल्स डालने की नीड है, मतलब मैम पी एक्सटर्नल और बढ़ाने की नीड है, मैंने पी एक्सटर्नल और बढ़ाया, बाहर से पेबल्स और डाले तो आपका पिस्टन और लोअर हुआ। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप आप कंप्रेशन कर सकते हो। ये तो हुई कंप्रेशन की बात। और मैम अगर इसका रिवर्स करना हो, एक्सपेंशन करना हो तो मैंने बोला जब एक्सपेंशन करना होगा ना, सपोज करो आप कंप्रेशन करके यहाँ पे आ चुके, ठीक है, सपोज करो आप कंप्रेशन करके इसको कंप्रेस कर चुके और आपकी ये स्टेट कोई हो गई कि आपने इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है जी। आप सुनना, आपने जो पेबल्स ऊपर रख रखे थे उससे ये कंप्रेस तो हो गया और ये पेबल्स भी आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करें, बढ़ाए हैं, ठीक है। अब सुनना, जब आपको एक्सपेंशन करना है ना, तो एक्सपेंशन के लिए आप बाहर से ऊपर से ये पेबल्स क्या करना शुरू करोगे भाई, हटाना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप ये पेबल्स हटाओगे ताकि आपका पिस्टन वापस ऊपर उठ सके, दैट मीन्स एक्सपेंशन कर सके। बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला जब आप धीरे धीरे ये बाहर से एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल कम करेंगे तो आपका पिस्टन ऊपर को उठने लगेगा, दैट मींस एक्सपेंड करने लगेगा। और ये जो पेबल्स आप हटा रहे हैं ना, ये भी आप स्टेप बाय स्टेप हटा रहे हैं, दैट मींस बाहर का पी एक्सटर्नल आप एक साथ नहीं कम कर रहे, आप धीरे धीरे नंबर बाय नंबर मींस स्टेप बाय स्टेप आप बाहर से पी एक्सटर्नल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि ये पिस्टन ऊपर को आ सके। इट मींस ये प्रोसेस तो मैम बहुत स्लो जाने वाला है, एक एक क्या पैबल हटाएंगे हम, मैंने कहा बिल्कुल, इसको कहते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन या फिर इसको कहते हैं रिवर्सिबल कंप्रेशन, जहां एक एक स्टेप पे आपको काम करना पड़ता है। जो आपको एक्सपेंशन या कंप्रेशन बहुत स्लो दिखता है और स्टेप बाय स्टेप दिखता है, तो मैंने कहा ये आपका रिवर्सिबल कैटेगरी होती है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन या फिर रिवर्सिबल कंप्रेशन कैटेगरी मैंने बनाई। अब सुनना देखो, इट मींस मैम हर स्टेप पे आपका पिस्टन ऊपर उठ रहा है, तो मैं बोलूंगी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बाहर से पी एक्सटर्नल थोड़े थोड़े से पैबल में हटा रही हूं, तो बाहर से लगने वाला ये पी एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल, और अंदर से जो गैस लगा रही है इस पे प्रेशर, मैंने बोला पी इंटरनल, ये हर थोड़े थोड़े स्टेप पे ये पिस्टन ऊपर उठता है, थोड़े थोड़े स्टेप पे मैं ये पी एक्सटर्नल कम कर रही हूँ। इट मींस ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जब ये पी एक्सटर्नल कम हो रहा है ना, तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मैं इनको ऑलमोस्ट बराबर बोल सकती हूँ। तो मैं एक चीज लिख सकती हूँ कि पी एक्सटर्नल यहाँ पे ऑलमोस्ट पी इंटरनल के क्या होता है भाई, बराबर होता है। मैम ये पॉइंट तो समझ आ गया, ये पॉइंट और बेहतर जब समझ में आएगा जब आप इररिवर्सिबल कैटेगरी समझेंगे, ठीक है जी। अब सुनना देखो मेरी बात, इररिवर्सिबल को समझते हैं। इररिवर्सिबल में क्या होता है, सपोज करो तुमने इसी का ही कॉन्ट्रास्ट इररिवर्सिबल लिया और पिस्टन को यहां प्लेस किया, ठीक है। अब सुनना, इसमें क्या किया, इसमें गैस फिल करी बिल्कुल उसी तरीके से, और अब ना मैम इस वाली कैटेगरी में तो हम क्या कर रहे थे, छोटे छोटे हमने पिस्टन पैबल्स ऊपर रखे थे जिससे हम इसको कंप्रेस करते होते थे, बिल्कुल सही है। इररिवर्सिबल की कैटेगरी में सपोज कर लो तुमने इसको एक साथ में हैवी प्रेशर रख दिया और चाहा कि तुम्हारी गैस सडनली क्या कर जाए भाई, कंप्रेस कर जाए। तो मैंने बोला इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, यहां आप धीरे धीरे प्रेशर पी एक्सटर्नल बढ़ा रहे थे, यहां आपने एक साथ में पी एक्सटर्नल बढ़ा दिया और आपकी गैस को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो मैम जो कंप्रेशन होगा ना वो बहुत सडन होगा, फिर मैंने बोला बिल्कुल जो कंप्रेशन होगा वो एकदम सडन होगा। पहली बात ये तो हुआ कंप्रेशन की बात। मैम रिवर्स में क्या होगा, दैट मींस जब एक्सपेंशन करे होंगे तब क्या करे होंगे, तो मैंने बोला तभी भी आप ये जो हैवी प्रेशर आपने रखा है ना, पी एक्सटर्नल रखा है, इसको आप एकदम ही बाहर से ऊपर से हटा रहे होंगे। इट मींस मैम प्रेशर तो फिर सडन कम होगा। मैंने कहा बिल्कुल, जब आप इसका रिवर्स करोगे ना तो आप इसको हटाओगे जब, तो आप बोलोगे पी एक्सटर्नल तो बेहद कम हो जाता है, किससे, पी गैस से, या फिर इसको कह सकती हूँ पी इंटरनल से। कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। इसमें क्या बोला था, इसमें ये बोला था कि ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पेबल्स हट रहे थे जिससे जो प्रेशर रिड्यूस भी होता है, पी एक्सटर्नल कम भी हो रहा है, वो इतना खास कम नहीं हो रहा कि पी इंटरनल से बहुत कम हो जाए, नहीं, वो ऑलमोस्ट बराबर था।
इसमें क्या है, इसमें काफी ज्यादा कम हो जाता है। ये डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस, ये जो आपकी बारीकी है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मेरे आने वाले आगे के पॉइंट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये एक मैंने छोटा सा आपको आइडिया दिया थोड़ा सा कि ये आप रिवर्सिबल के लिए बोलते हैं और ये चीज आप रिवर्सिबल के लिए बोलते हैं। मैम इसका करना क्या है? ठीक है, तो सुनिएगा इसका क्या करना है, देखना यहाँ, देखना भाई, इसका करना क्या है वो चीज समझना आप। ठीक है, देखो भाई एक बात लिखती हूं यहां से, अगर मुझे रिवर्सिबल के लिए वर्क डन को स्टार्ट करना है तो देखो मैं रिवर्सिबल के लिए वर्क डन को कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ वो समझना। ठीक है, तो देखो रिवर्सिबल के लिए आई कैन राइट वन थिंग, रिवर्सिबल के लिए मैं एक बात लिख सकती हूँ कि अभी अभी मैंने एक बात बताई कि पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट बराबर होता है पी इंटरनल के, और ये चीज का मतलब है कि इट इज ऑलमोस्ट बराबर टू पी गैस, राइट। पी इंटरनल गैस का ही तो प्रेशर है, तो मैंने बोला एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलमोस्ट बराबर टू पी इंटरनल एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू पी गैस। पी गैस पी इंटरनल एक ही बात है, राइट। अब सुनिएगा बात, इसके बाद मैम इसका करना क्या है, इसका ये करना है कि जब भी आप वर्क डन निकाल रहे हैं और लिख रहे हैं माइनस का पी डीवी, ये एक बेसिक बचपन का फॉर्मूला है जो वर्क डन के लिए हम हमेशा से पढ़ते आते हैं कि वर्क डन होता है माइनस का पी डीवी, ये तो सब जानते हैं, बहुत बेसिक से आप जानते हो। अब सुनना इसके बाद में, मैम ये जो P होता है ना, ये P एक्सटर्नल होता है। ये कैसा होता है? ये P एक्सटर्नल होता है। इट मीन्स मैम W को माइनस P एक्सटर्नल dV लिख सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हो। अब सुनना, लेकिन मैम रिवर्सिबल के लिए ना P एक्सटर्नल को P इंटरनल के बराबर बोल सकते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छे, इसका मतलब है W इक्वल्स टू माइनस का P इंटरनल dV भी कहा जा सकता है। बताइए भाई ये काम कब कर सकते हो आप, ये चीज कब लिख सकते हो? सिर्फ रिवर्सिबल की कंडीशन में आप ये काम कर सकते हैं, उस उधर नहीं कर सकते भाई इरिवर्सिबल में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इरिवर्सिबल में अभी अभी आपको पता चला कि इसमें P एक्सटर्नल P इंटरनल से कैसा रहता है भाई, कम रहता है। काफी ज्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों क्वांटिटीज में, जिसकी वजह से आप इनको बराबर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ तो P एक्सटर्नल की जगह P इंटरनल भी लिखा जा सकता है, और P इंटरनल एक्चुअली P गैस ही तो है, तो मैंने लिखा इसका मतलब W इक्वल्स टू माइनस का P गैस dV भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, और अगर ये गैस आपकी आइडियल गैस है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, PV इक्वल्स टू nRT। तो देखना इसके बाद में आई विल राइट वन थिंग कि P गैस इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V। बताइए लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से? ठीक है, तो देखना यहाँ से P गैस लिख सकती हूँ इसमें, और अगर गैस आपकी आइडियल गैस है तो देखना इसके बाद में आई कैन राइट वन थिंग, मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, W विल इक्वल्स टू, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि W विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ nRT अपॉन में V एंड dV। बताइए भाई इस तरीके से करा जा सकता है। अब सुनना इसके बाद में, मैम यहाँ से ना, यहाँ से ये dV है तो फिर ये dW होगा, ये भी dV है तो dW चल रहा होगा, और ये भी dW चल रहा होगा। इसके बाद में एक बात सुनना कि अगर इस पे लिमिट अप्लाई कर दी जाए तो ये चीजें और भी ज्यादा अच्छे से समझी जा सकती हैं कि यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे तो इसे V1 से V2 लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद सुनना, देखो इसके बाद इससे आगे लेके नेक्स्ट पे चलती हूँ। देखना इसके बाद में ऐसे बोल सकती हूँ कि dW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ nRT अपॉन में V dV, और आपकी लिमिट क्या चल रही है, V1 से V2 चल रही है। सही है इतना, और इसका भी आपका इंटीग्रेशन हो रहा है। अब सुनना, देखो जब इंटीग्रेशन आप dW का करेंगे तो क्या लिखेंगे मैम, W लिखेंगे। तो मैंने बोला ये तो हो गया W इज इक्वल्स टू माइनस nRT बाहर, तो मैंने बोला माइनस nRT बाहर, अंदर रह गया आपके पास में लिमिट V1 टू V2 dV बाय V। बताइए भाई ये चीज हो गई। यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ nRT ln V2 बाय V1। बताइए भाई ये फॉर्मूला निकल के आता है आपका W का फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बताइए भाई ये चीज जो निकल के आती है किसके लिए आती है, ये है आपका W का फॉर्मूला। ये बोलूंगी मैं कि ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है फॉर आइसोथर्मल में भी कौन सा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैंने बोला ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है। बताइए भाई इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद में एक बात सुनना मेरी, ये चीज में ना इस पॉइंट पे आके कुछ लोगों को ये डाउट आता है कि मैम ये एक्सपेंशन का वर्क है कि ये कंप्रेशन का वर्क है। तो मैं एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि आपको कुछ भी अलग से पॉइंट याद नहीं रखना। ये कॉमन फॉर्मूला आप एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए बोल सकते हैं। क्या मतलब है इसका, जो नेगेटिव साइन आगे लगा है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आया है ना। इसके बाद में बात सुनना मेरी, अगर यहाँ से आप बोल रहे हो कि मैम एक्सपेंशन हो रहा है, देखो ध्यान से सुनना, अगर कोई बोल रहा है मैम एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है भाई, एक्सपेंशन का मतलब है मैम कि V2
V1 से ज्यादा होगी, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 से ग्रेटर होगी। मैम एक्सपेंड हो रही है गैस। मैंने बोला बहुत अच्छे, इट मींस ये रेशो पॉजिटिव आएगा। अगर ये रेशो पॉजिटिव है तो ओवरऑल में W आपका कैसे निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। इट मींस मैं क्या बोलूंगी, एक्सपेंशन का वर्क है तो इट मींस वर्क डन किसने किया है, बाय द गैस वर्क हुआ है, मींस गैस ने वर्क किया है, तो वो ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव निकल के आ रहा है। आपको मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, राइट। तो अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि एक्सपेंशन होगा तो ऑटोमेटिकली W नेगेटिव मिलेगा। कंप्रेशन को भी देख लेते हैं, सुनना देखो, अगर यहां से लिखती हूं कि कंप्रेशन हो रहा है, यहां से बोल रही हूं अगर कंप्रेशन हो रहा है तो यहां से आपकी वॉल्यूम 2 लेस आनी चाहिए वॉल्यूम 1 से, ये रेशो आपका नेगेटिव जाना चाहिए, फिर तो बिल्कुल सही है। मैंने बोला अगर वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 से लेस है ना तो ln V2/V1 की भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, W आपका पॉजिटिव निकल के आएगा। और आप बोलेंगे ये कैसा वर्क है, आप बोलेंगे मैम ये ऑन द गैस वर्क हुआ है कि गैस पे वर्क हुआ है, तभी आपका W कैसा आया है, पॉजिटिव आया। ये बता रहा है कि कंप्रेशन का वर्क हुआ है। समझ में आया। तो चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, W ऑटोमेटिकली जो साइन निकल के आएगा वो खुद ब खुद बोल रहा होगा आपको कि एक्सपेंशन का वर्क है या ये कंप्रेशन का वर्क है। अलग से कोई साइन आपको ध्यान में नहीं रखना होता। क्लियर है ये चीज। जब एक्सपेंशन होगा तो खुद ब खुद W नेगेटिव होगा, मतलब गैस ने वर्क किया होगा, गैस एक्सपेंड हुई होगी। और जब कंप्रेशन हुआ होगा तो गैस पे वर्क हुआ होगा, दैट मींस वो चीज ऑटोमेटिकली W पॉजिटिव निकल के आ रहा होगा। बताइए भाई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखना इसके बाद में, इसका मतलब ये होता है कि अलग से आपको कुछ नहीं याद रखना, जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाती हैं। अब यहाँ पे ना मैंने एक फॉर्मूला लिखा है इस तरीके से, इट मींस आप इसको nRT यहीं रख सकते हैं, ln को log में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2.303 आगे आ जाएगा। मैंने लिख दिया log V2/V1। चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, नहीं तो ln वाला करें। बताइए भाई, क्लियर है। तो आप इस तरीके से इस चीज को एक्सप्रेस और भी कर सकते हो। सही है चीज। आप सुनना देखो मेरी एक बात, ये तो बात चल रही है रिवर्सिबल की। मैम इरिवर्सिबल में क्या होगा, तो देखो अगर मैं इरिवर्सिबल के लिए W लिखूंगी तो मैं बोलूंगी इसमें dW इज इक्वल्स टू माइनस का P एक्सटर्नल dV। बताइए भाई, ऐसे लिख सकती हूँ। सही है इतना। अब सुनना, लेकिन अगर ये आपका इरिवर्सिबल है तो P एक्सटर्नल को आप P गैस के बराबर नहीं लिख सकते, मतलब उसको P इंटरनल के बराबर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल में वो चीज ऑलमोस्ट बराबर थी, इरिवर्सिबल में वो चीज बराबर नहीं है भाई, राइट। अगर मैम P इंटरनल नहीं लिख सकते ना, इसका मतलब है इसको P गैस भी नहीं लिख सकते। मैंने कहा बिल्कुल इसको P गैस भी नहीं बोल सकते, मतलब आप आगे जाके nRT/V वाला स्टेप भी नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर, तो सिर्फ इतना ही रखो भाई कि यहां से dW को बोलो माइनस का P एक्सटर्नल dV, और इसके बाद में क्या कर दो, यहां से इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा के आप इंटीग्रेशन कर दोगे। तो एक बात ध्यान रखना, ये तो हो जाएगा W, राइट। P एक्सटर्नल आपका बाहर आ गया तो माइनस का P एक्सटर्नल बाहर, और अंदर कौन रह गया भाई, dV अंदर रह गया। तो इतना ही आप इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ सकते हैं कि ये आपका नॉर्मल क्या आ जाता है भाई, वर्क डन आ जाता है इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। बताइए भाई, ये चीज क्लियर हुई आपको। ठीक है, इसके बाद में समझना देखो, यहां से लिख सकती हूँ W इक्वल्स टू माइनस का P एक्सटर्नल, और इस पे अगर इसका इंटीग्रेशन होता है तो मैम इसको डेल्टा V बोल सकते हैं, और इसके बाद में मैम इसे माइनस P एक्सटर्नल यहां से V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। बताइए भाई, इस तरीके से लिख सकती हूँ इस W को। तो मैं इस W को इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ इतना ही रख सकती हूँ, क्योंकि इसके आगे मैं नहीं ले जा सकती, क्योंकि P एक्सटर्नल को आप P इंटरनल नहीं लिख सकते, और ना ही इसे आप P गैस लिख सकते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद में जरा बात सुनना, इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसके लिए रिवर्सिबल के लिए चीजें एक्सप्रेस करी थी ना, इरिवर्सिबल के लिए भी एक्सप्रेस करते हैं। तो इरिवर्सिबल में मैम अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा है कि माइनस का P एक्सटर्नल, और इसको हमने V2 माइनस V1 लिख दिया। मैम सिर्फ इतना पॉइंट अभी तक हमने किया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसके बाद सुनो, माइनस P एक्सटर्नल आप क्या लिख सकते हो, V2 को, तो मैम यहाँ से nRT अपॉन में P2 लिख सकते हैं, इसे भी nRT अपॉन में P1 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कैसे कर दिया मैंने, अभी तो बोला था आप P इंटरनल के बराबर नहीं कर सकते, तो ध्यान से सुनना भाई, मैंने इस P एक्सटर्नल के लिए बोला है कि P एक्सटर्नल को आप P इंटरनल के बराबर नहीं कर सकते, ऑल्दो जो अंदर वॉल्यूम्स हैं वो तो गैस की ही हैं। ये वॉल्यूम भी आपकी गैस क्या हो रही है भाई, अगर एक्सपेंड होगी तो उसी की वॉल्यूम है। ये भी अगर कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी चीजें हो रही हैं, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम ये गैस की ही तो हैं। तो मैं आराम से इस V2 को लिख सकती हूँ nRT अपॉन P2, और इसे भी लिख सकती हूँ nRT अपॉन P1। बताइए भाई, तो ये मेरा निकल के आता है यहाँ से W का फॉर्मूला फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। बोलिए भाई, इतना पॉइंट क्लियर है। अब सुनना देखो, इसके बाद में इन चीजों को डिफाइन किया जा सकता है कि ये आपका इनिशियल
प्रेशर है, ये आपका फाइनल प्रेशर है, ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है। एक बात बहुत अच्छी सी मेरी सुनना कि जब कभी इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में ना आपको P फाइनल अलग से नहीं बोला हो ना, तो आप उसको P एक्सटर्नल के बराबर ही मानते हैं। समटाइम्स जब आपको क्वेश्चन एग्जामिनर अलग से P फाइनल ना दे तो आप P फाइनल को P एक्सटर्नल के इक्वल ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि when nothing is given in the question then P फाइनल जो है वही आप जो P एक्सटर्नल लिखते हैं, P एक्सटर्नल वही आप P फाइनल की तरह ले सकते हैं। ये पॉइंट मैं लिखवा रही हूं जब कभी आपको अलग से P फाइनल ना दिया हो। बोलिए भाई, इतना पॉइंट क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, ये तो सारी बातें हुई वर्क डन की कि उसका आपका आइसोथर्मल में रिवर्सिबल का वर्क डन और आइसोथर्मल में ही रिवर्सिबल का वर्क डन, ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों पार्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट और रहता है यहाँ पे, वो भी डिस्कस करती हूँ। सुनना कि मैम अगर ये आइसोथर्मल है ना, अगर ये आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में तो अभी अभी एक बात पढ़ी थी कि P1 V1 को आप P2 V2 बोल सकते हैं। बताइए भाई, ये बात पढ़ी थी। और मैम अगर ये बात पढ़ी थी ना तो एक पॉइंट और जानते हैं यहाँ से हम कि यहाँ से ना मैम V2 by V1 को P1 by P2 कहा जा सकता है। मैंने बोला बहुत अच्छे, इस V2 by V1 की जगह आप प्रेशर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और सुनना देखो, अगर प्रेशर को रिप्लेस कर सकते हो तो कैसे लिख सकते हो, देखना इसके बाद में। इसका मतलब ये निकलता है यहाँ से कि आप W के फॉर्मूले में ये जो आपने लिखा है ना -2.303 nRT log ऑफ V2 by V1 की जगह क्या लिख दोगे, P1 by P2। ये चीज भी लिखी जा सकती है। इस तरीके से भी आपको ये फॉर्मूला दिख सकता है कि कभी क्वेश्चन में आपको प्रेशर दे रखे, वॉल्यूम नहीं दे रखी, तो आप आराम से प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए भाई, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आपके काम में आएगी। चलिए, तो ये बातें हुई आपके W की, ये बातें हुई आपके वर्क डन की। आइसोथर्मल प्रोसेस में दो कैटेगरीज बनाई मैंने। देखिए यहां से समझिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने दो कैटेगरीज बनाई, एक तरफ बनाया रिवर्सिबल, एक तरफ बनाया इरिवर्सिबल। दोनों के वर्क डन की बात करी कि इसमें वर्क डन कैसे, इसमें वर्क डन आप कैसे निकालेंगे। अब जरा आगे सुनो मेरी बात एक इसके बाद में बात सुनना। देखो आपने ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी है, राइट। अब सुना देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम एक बात समझते हैं कि मैम जो डेल्टा यू होता है ना वो Q प्लस डब्ल्यू होता है। बताइए भाई, ऐसे लिखा जा सकता है कि डेल्टा यू को मैम हम Q प्लस डब्ल्यू की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब सुनना, अगर मैम ये आइसोथर्मल है ना, यहां से लिख रही हूं इफ आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल होता है ना मैम तो उसमें डेल्टा टी जो होता है, डी टी जो होता है वो जीरो होता है। डेल्टा टी या डी टी मैम वो चीज तो जीरो होती है, इसके साथ साथ इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो भी जीरो होता है। तो मैंने लिखा यहाँ से जो डी यू है या डेल्टा यू कुछ भी लिखूं वो भी चेंज कैसा जाएगा, जीरो हो जाता है। अगर ये जीरो हो जाता है ना मैम, अगर ये चीज यहाँ से जीरो हो जाएगी तो फिर निकलेगा क्या, तो यहाँ से हम बोलेंगे जो आपका Q है ना वो माइनस क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू निकलेगा। मतलब इतना पार्ट आप फिर लिख सकते हैं। ये पार्ट आपको क्या बता रहा है, समझ में आ रही है आपकी बात, कि जो भी आपको वर्क करना है वो वर्क, पहली बात वो वर्क हो कैसे सकता है, तो वो वर्क या तो जब सिस्टम वर्क करता है ना, देखो समझना, जब भी आपका सिस्टम वर्क करता है चाहे एक्सपेंशन का चाहे कंप्रेशन का, सुनना देखो बात, वो दो तरीके से वर्क कर सकता है। या तो वो वर्क करे एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यही चीज आपको फर्स्ट लॉ बोलती है। देखना यहाँ से फर्स्ट लॉ आपको ऐसे, हम ऐसे फर्स्ट लॉ को अगर लिखते हैं तो हम ये बोलते हैं देखो ये जो वर्क डन हो रहा है ना, ये वर्क डन या तो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के हो या फिर ये वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ हीट एक्सचेंज के हो, कि हीट आपने ले ली या हीट आपने गेन कर, मतलब लूज कर दी, या तो आपने एक्सपेंशन कर लिया या कंप्रेशन कर लिया। कहने का मतलब है कि वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के भी हो सकता है और वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी मींस हीट एनर्जी आपके चेंज से भी हो सकता है। ठीक है जी बात। अब सुनना मैम, जब इस चीज को हमने यहाँ पे जीरो कर दिया इसका मतलब वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ ये आपके हीट एक्सचेंज से हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ पे जो वर्क डन होता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में वो एट द कॉस्ट ऑफ हीट एनर्जी या एनर्जी एक्सचेंज से होता है।
मतलब सिस्टम को या तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी करना होगा वो एनर्जी को गेन करके या एनर्जी को लॉस करके करेगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब भी जो भी बाहर से हीट ली गई ना, वो हीट को गेन करके सारा का सारा उस हीट को कन्वर्ट करा जाएगा वर्क की फॉर्मेट में, ताकि इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, जीरो रहे। ये चीज यहां से मैंने बोली कि फर्स्ट लॉ और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको ये बात जानने को मिलती है कि अगर आपने बाहर से हीट गेन कर ली ना, तो वो सारी की सारी गेन एनर्जी, वो सारी की सारी जो आपने एनर्जी अंदर गेन करी है, वो वर्क में यूटिलाइज हो जानी चाहिए, उससे सिस्टम वर्क कर लेना चाहिए, ताकि इंटरनल एनर्जी में क्या आए, कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, तो ये था आपका आइसोथर्मल कंडीशन। जब बोला dt 0, बोला du 0, तो ये चीज निकल के आती है कि वर्क होगा एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, अब एक बात सुनना, यहां से एक बात सुनना मैम, अगर आप मैथमेटिकली इस बात को देखें तो W का फॉर्मूला तो ये निकल के आ रहा है माइनस का 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1, तो फिर Q का फॉर्मूला क्या आएगा? मैंने कहा Q का फॉर्मूला भी यही आएगा, बट अब माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस बोल दो, या ऐसे समझ लो कि W माइनस है तो Q माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस होके आएगा, अपोजिट साइन का आएगा। तो यहां से बोला Q का फॉर्मूला 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1 ही आएगा, बट ऑफ अपोजिट साइन। बिल्कुल सही है बात। तो ये आपने बात समझी Q के लिए, W के लिए, मतलब वर्क डन समझ लिया आपने आइसोथर्मल में, हीट एनर्जी की बात समझ ली आइसोथर्मल में कि हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, और साथ साथ आपने ये भी समझ लिया कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसा रहता है। तो मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो रहता है, और एक चीज कि ये जीरो रहता है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब आपके पास में dt जीरो होता है, इसके साथ साथ du भी जीरो होता है, इसके साथ साथ dh भी जीरो होता है, ये तीनों ही जीरो चलते हैं किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, चाहे रिवर्सिबल चाहे इरिवर्सिबल, राइट। आइसोथर्मल कॉमनली आप बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो तीनों क्वांटिटीज कैसी जाएंगी भाई? जीरो जाएंगी। बताइए, इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए भाई, अब इस बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आगे चल के आपसे नेक्स्ट बात करती हूँ। सुनिए, देखिए, देखो इसके बाद ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने dt को जीरो बोला, ये तो समझ में आया, बट आपने du को जीरो कैसे बोल दिया और dh को जीरो कैसे बोल दिया? तो उन बातों को समझना, देखो समझाती हूँ मैं यहाँ पे। मैंने बोला जो u है ना, इंटरनल एनर्जी, वो एक्चुअली फंक्शन होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ऐसे तो और भी वो फंक्शन प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी और भी हो सकता है, बट कन्वीनियंटली हम इसका फंक्शन लेते हैं कि आपका इंटरनल एनर्जी फंक्शन है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। अब सुनना, देखो इसके बाद में मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जब भी मुझे कोई भी मेरा पोटेंशियल अगर मिलता है कि कोई भी एक, मैंने बोल दिया कि कोई भी एक वेरिएबल है, मैंने बोल दिया फंक्शन है दो अदर वेरिएबल्स का, इट मींस इसको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ इसका कंप्लीट डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट। तो मैंने बोला यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि du बाई dv एट कॉन्स्टेंट t dv, राइट, और यहां से लिख सकती हूँ del u बाई del t एट कॉन्स्टेंट dt, राइट। ये मैं क्या करा, ये मैंने क्या करी चीज, ये मैंने इस कंप्लीट डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया भाई। अब सुनना, देखो इसके बाद यहां से ना इसको क्या बोलते हैं du बाई dv को, तो आप नोटिस करोगे इसको आप पाई टी dv बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप इंटरनल प्रेशर बोलते हैं, जो आप अपने इस थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में ही पढ़ते हैं कि del u बाई del v के रेशो को, इस क्वांटिटी को आप इंटरनल प्रेशर बोला करते हैं, जिसको पाई टी से डिनोट करते हैं। तो मैंने बोला इसे आप पाई टी dv बोल सकते हैं। यहां से ये जो क्वांटिटी है du बाई टी, del u बाई del t, इसको आप क्या बोलते हैं भाई? cv dt बोलते हैं। मैंने बोला ये आपका du का फॉर्मूला इन जनरल बनता है, चाहे वो आइडल गैस हो चाहे वो वंदवाल गैस हो, आप ये कॉमन जनरल फॉर्मूला क्या कर सकते हैं भाई? डिपिक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात सुनना, अगर यहां से मैं दो कैटेगरीज में बात कर लूं, फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर आइडल गैस एंड सेकंड कैटेगरी इज फॉर वंदवाल गैस, तो आराम से पिक्चर क्लियर हो सकती है। सुनना, देखो अगर ये आइडल गैस है ना मैम, अगर ये आइडल गैस है तो आइडल गैस में एक बात हमने पढ़ी है कि उसका ना इंटरनल प्रेशर जीरो जाता है। क्या जाता है? यहां से लिख रही हूं कि इंटरनल प्रेशर की जो वैल्यू होती है ना मैम, इंटरनल प्रेशर की वैल्यू दैट इज पाई टी की वैल्यू, मैम वो जीरो जाती है। मैंने बोला अच्छा ये वाली टर्म जीरो कर रहे हो, इट मींस आप, तो यहां से आप लिख रहे हो कि du इज इक्वल्स टू पाई टी dt प्लस में cv dt। और अब बात सुनना, आपने बोला कि ये क्वांटिटी कैसी हो रही है भाई? जीरो हो रही है, और मैम ये बात हो रही है आइसोथर्मल कंडीशंस को लेके। कहीं लिख लीजिए कि ये टॉपिक वही कंटिन्यूस चल रहा है, दैट मीन्स ये आइसोथर्मल ही चल रहा है। और आइसोथर्मल में मैं आपको del u का
रीजन समझा रही हूँ जीरो मैंने कैसे बोला, ठीक है जी। सुनिए बात, अगर ये आइसोथर्मल है तो मैम ये भी जीरो होगा क्योंकि dt जीरो हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या, तो मैंने बोला कुछ नहीं बचेगा, इट मींस ये जो du है ना भाई ये भी जीरो आएगा, इसलिए मैंने du को जीरो लिखा था। बताइए अब आपको क्लियर है। तो जब भी आइसोथर्मल कंडीशन होगी तो आप डेल टी मतलब dt को जीरो बोलते हैं, du को जीरो बोलते हैं, एंड सिमिलर गोज आप डेल h को भी क्या बोलते हैं भाई, dh को भी क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो तीनों ही क्वांटिटीज आपकी जीरो हो जाती है, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। चलिए तो ये बात थी आपकी आइडियल गैस की। मैम वंदवाल गैस में क्या होता है या रियल गैस में क्या होता है, तो मैंने बोला यहां से ये आप ले सकते हैं वंदवाल गैस। अब सुनना देखो इसके बाद में इस एक्सप्रेशन को वापस लिखें हम एक बार, du इक्वल्स टू सीवी dt प्लस में सॉरी du इक्वल्स टू पाई टी डीवी, ठीक है, पाई टी डीवी प्लस में सीवी dt प्लस में CVDT। मैंने ये एक्सप्रेशन वापस से लिखा और अब फिर से एक बात बोल रही हूँ कि प्रोसेस तो आइसोथर्मल ही चल रहा है, तो ये क्वांटिटी तो हो गई जीरो, लेकिन ये क्वांटिटी भी जीरो कर दोगे क्या, नहीं भाई नहीं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि इंटरनल प्रेशर की वैल्यू आइडियल गैस के लिए तो जीरो होती है, लेकिन मैम वंदवाल गैस के लिए पाई टी डीवी पाई टी की वैल्यू जीरो नहीं होती, क्योंकि पाई टी आपका मेजरमेंट बताता है, मतलब मेजर होता है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। और मैम रियल गैस या वंदवाल गैस में ये पाई टी दैट मींस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से आप पाई टी को जीरो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। इसका मतलब है मैम यहां से du इक्वल्स टू पाई टी और dv ऐसे की ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा मैम, इसे जीरो नहीं किया जा सकता, राइट। तो मैं यहां से एक बात बोलूंगी कि आपका du जो है वो जीरो हुआ आइसोथर्मल कंडीशन में आइडियल के लिए, राइट, और अगर बात करेंगे वंदवाल के लिए तो वो जीरो नहीं है, ठीक है चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात थी इंटरनल एनर्जी की। अब एक बार बात करनी है मुझे आपसे एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी को भी वेरी सिमिलरली मैं कह सकती हूँ, ये भी फंक्शन होता है किसका, तो यहाँ लिखा ये भी फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का। अब सुनना देखो इसके बाद, अगर ऐसा है तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव भी हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से लिखा डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी, यहाँ से लिखा डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी। बताइए भाई मैंने इस तरीके से क्या किया, इसे एक्सप्रेस कर दिया कि मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ एच इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स कर सकती हूँ एक्सप्रेस। अब सुनना इसके बाद में, अगर मैं ऐसे कर सकती हूँ ना तो फिर इसकी भी दो कैटेगरीज बन सकती है। मैंने बोला बिल्कुल इसकी दो कैटेगरीज बना सकते हैं, फर्स्ट फॉर आइडियल गैस, राइट, और दूसरी कैटेगरी आप बना सकते हैं फॉर वंदवाल गैस। बिल्कुल सही है कि मैम इसकी दो कैटेगरीज बन सकती हैं फॉर आइडियल गैस एंड वंदवाल गैस। अब सुनना देखो बात, मैम एक बात तो आराम से समझ में आ रही है कि जो आप DH लिख रहे हो ना, इसको ऐसे लिखोगे कि डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DP प्लस में डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर DT, राइट। अब सुनना देखो यहाँ से एक मजेदार सी बात कि मैम ये आइसोथर्मल है ना, तो ये चीज तो जीरो हुई। मैंने कहा बिल्कुल आइसोथर्मल कंडीशन है तो ये तो जीरो हो जाता है, बचा क्या, तो मैम ये बचा, और हम अच्छे से जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं, कि फाई JT पढ़ते थे हम, इसको बोलते थे फाई JT, और ये क्या चल रहा है, DP चल रहा है, राइट। अब सुनना, आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फाई JT दैट मींस सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से एक आता था आपके पास सिंबल जिसको आप फाई बोलते थे, फाई JT, और एक बात निकलती थी वहां से कि सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको ये बताती थी कि फाई JT की वैल्यू फॉर आइडियल गैस कैसी रहती है, जीरो रहती है, राइट। तो मैंने बोला यहाँ से ये जो फाई T है ये भी कैसा है भाई, जीरो है। इसका मतलब मैम ये जो DH आ रहा है ना आइडियल गैस के लिए, ये भी आइसोथर्मल कंडीशन में कैसा आएगा, जीरो आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे आके मैंने तीनों क्वांटिटीज को जीरो लिखा था, ऐसे ही नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे DT को भी DU को भी DH को भी तीनों को ही जीरो बोला था। कैसे बोल दिया, तो वो मैंने ऐसे बोल दिया। अब मैंने आपको सारा का सारा कुछ समझा दिया कि ऐसे करके मैंने इस क्वांटिटी को लिखा था कि DH कैसे आया, जीरो आया। कब क्या चल रही है चीज, तो आप लिखिएगा ये आइसोथर्मल ही चल रहा है। ये क्या चल रहा है भाई, ये आइसोथर्मल ही चल रहा है, बिल्कुल सही है। अब सुनना मैम वंदवाल गैस में क्या होगा, तो वंदवाल की भी बात कर लेते हैं। यहां से अगर मैं बात करती हूँ DH की, मैंने लिखा ये हुआ डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DP प्लस में डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर DT, राइट। एंड वी नो मैम ये तो आइसोथर्मल है तो ये क्वांटिटी तो जीरो है, इट मींस जो आपका DH है उसको डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DP की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। और मैम ये तो फाई होता है तो मैंने बोला ये तो फाई JT था और ये DP था, और इसकी वैल्यू मैम वंदवाल गैस के लिए जीरो नहीं होती, तो बोला इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है। वेरी सिमिलर जो आपने पीछे पढ़ा ना, अभी जो आपने पीछे पढ़ा DU के लिए,
उसी तरीके से इसके लिए भी कहा जाता है कि इस DH की वैल्यू 0 नहीं होती वंदवाल के लिए। लाइक सिमिलरली DU की वैल्यू 0 थी आपकी इसके लिए आइडियल के लिए और उसमें नहीं थी। बिल्कुल सिमिलर तरीके से DH की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए भाई, तो आइसोथर्मल की सारी बातें हम समझ चुके। मैम सबसे पहली बात तो हमको आइसोथर्मल में ये समझनी थी कि टेम्परेचर का चेंज, हमने वो समझ लिया कि टेम्परेचर के चेंज को क्या बोलते हैं क्या नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए भाई, सबसे पहली बात हमने टेम्परेचर चेंज में समझ ली कि मैम 0 रहता है, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 रहता है, एंथैल्पी चेंज 0 रहता है। वर्क डन की बात करी मैम, तो इसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आके 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि आपका रियल गैसेस, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे भी आपने 2 में डिवाइड करा कि आपका रिवर्सिबल कंडीशन में या इरिवर्सिबल कंडीशन में। फिर आप इस कंक्लूजन पे आए कि मैम रिवर्सिबल कंडीशन में तो ना हम बोल सकते हैं कि W की वैल्यू होती है -2.303 nRT log V2/V1 या फिर P1/P2, और मैम इसमें हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते थे और हमने इतना ही लिखा। बताइए भाई, W, Q, डेल्टा U, डेल्टा H, डेल्टा T सारे क्लियर हैं, राइट। एक बात बचती है कि मैम डेल G की बात बच गई, उसको भी जरा डिस्कस कर लें। तो सुनिएगा, यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रही हूँ आपके डेल G का कि डेल G के लिए आप क्या बोलेंगे। सुना देखो, यहाँ से मैं एक बात बोलती हूँ कि आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे एक ट्रिक डिस्कस करी थी फंडामेंटल इक्वेशन को याद रखने के लिए, है ना। तो मैंने उसको बोला था ऐसे लिखते थे U, H, A और G ऐसे लिखते थे, और यहाँ से लिखते थे TDS माइनस का PdV, और मैंने बोला था सिर्फ ये फर्स्ट वाला याद कर लो, बाकी सारे एकदम सीक्वेंस में चलते हैं। कैसे चलते हैं कि भाई इधर तो आप करते हो -PdV तो प्लस VdP, ठीक है, PdV VdP और फिर चलता है ये PdV और फिर से चलता है VdP, राइट। इस तरीके से चलता है। और मैम जैसे ही आप PdV का VdP करते हैं तो साइन हो जाता है चेंज। यही चीज समझाई थी। और इस वाली लाइन के लिए समझाया था मैम, फर्स्ट 2 में चलता है TDS और नेक्स्ट 2 में चलता है SDT। बताइए भाई, यही चीज समझाई थी ना। अब सुनना देखो बात, मुझे अभी पता है क्या चाहिए, मुझे डेल G के लिए बात चाहिए। किसके लिए चाहिए? इस DG के लिए मुझे बात चाहिए, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज निकालना चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, इस इक्वेशन से, इससे मैं यहाँ पे बात लिख सकती हूँ कि DG इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ SDT प्लस ऑफ VdP, लिख सकती हूँ ये। अब सुनना देखो इसके बाद में मैम, इसके बाद में अगर ये आइसोथर्मल है ना, अगर ये क्या है आइसोथर्मल है, तो हम एक बात क्लियर कट बोल सकते हैं कि DT की वैल्यू कैसी जाएगी, 0 जाएगी। तो फिर क्या बचा, तो यहाँ से सिंपली यू कैन राइट कि मैम DG जो है ना वो यहाँ से बच रहा है VdP। क्या बच रहा है? VdP बच रहा है। अब सुना देखो, अगर VdP है तो मैम आइडियल गैस तो है, अगर ये यहाँ लिख सकती हूँ कि फॉर आइडियल गैस क्या लिखा जा सकता है कि DG इज इक्वल्स टू nRT अपॉन PdP। बताइए भाई, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि V को, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ, nRT अपॉन P लिख सकती हूँ। अब सुनना देखो मैम, कुछ नहीं, इसके बाद इंटीग्रेशन हो सकता है यहाँ से इसका भी इंटीग्रेशन, तो ये तो बन जाएगा डेल्टा G, और यहाँ से क्या आ जाएगा nRT ln, लिमिट लगेगी P1 से P2, तो आप बोल देंगे ये P1 ln P2/P1। बताइए भाई, क्या आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये आपका डेल G की वैल्यू आती है। बताइए, इतना पॉइंट सबको क्लियर है? बोलिए भाई, ठीक है इतनी चीज। अब देखना इसके बाद में ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस आपका कंप्लीटली ओवर होता है जहां पे आपने सारी बातें कर ली, मतलब यू हैव टॉक्ड अबाउट W, यू हैव टॉक्ड अबाउट Q, यू हैव टॉक्ड अबाउट डेल्टा, DU, DH, DT, ये सारी बातें हो गई, और लास्टली DG, ये सारी की सारी बातें हमने सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं सीख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस पे, और फिर इसको क्लास को क्वेश्चंस की तरफ मोल्ड करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट लिखिए एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें छोटा सा जैसे हमने आइसोथर्मल को समझा है, इसको भी जल्दी से समझते हैं। मैम एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, तो यहाँ लिखना नो एनर्जी या नो हीट एक्सचेंज। क्या लिख रही हूँ कि कोई भी हीट एक्सचेंज यहाँ पे अलाउड नहीं है, एज इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैम कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो नहीं होगा तो मैं सिंपली कह सकती हूँ कि Q की वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी। मैम कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब सुनना देखो इसके बाद में बात, अगर ऐसा है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता है, जरा लिखना एक बार। तो आप बोलोगे मैम फर्स्ट लॉ हमें बोलती है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, राइट। और जैसे ही आपने बोला ना मैम कि एडियाबेटिक है तो ये क्वांटिटी तो हट गई, इसका मतलब आपका डेल्टा यू ही डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। बताइए भाई, ये चीज देखी जा सकती है, आराम से समझ पा रहे हो इस चीज को कि मैम डेल्टा यू फिर डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि कभी भी आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन समझना है तो आप उसको डायरेक्टली समझ सकते हो कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, कि मैम इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे आप वर्क डन कर रहे हैं। अब सुनना, ये तो हुई आपकी कंसेप्चुअल बात, अब आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। मैम जब आपको W लिखना हो ना तो आप उस W को डेल्टा U के फॉर्मूले से लिख सकते हैं, और हम जानते हैं डेल्टा U को लिखते हैं NCV मोलर dt। क्या लिखते हैं? NCV मोलर dt लिखते हैं। बताइए भाई, ये चीज लिखते हैं हम, तो हम आराम से, अगर आपने DU लिखा है ना, अगर आप इसको DU लिखोगे तो यहाँ कर देना NCV मोलर dt, ऐसे कर देना, और डेल्टा लिखा है तो डेल्टा कर देना, ठीक है ये चीज। अब सुनना देखो, तो ये आपने बोला कि इस तरीके से आपका जो W है, जो वर्क डन है, उसको आप इंटरनल एनर्जी की चेंज से, मतलब NCV मोलर dt से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इंटरनल एनर्जी निकालते हैं तो वही फॉर्मूला आप W के लिए भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं। बताइए भाई, ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं हम। सुना देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं हम इंटरनल एनर्जी की। अभी तक हमने वर्क डन समझ लिया, फिर हमको हीट समझनी होती थी तो बोला वो तो जीरो ही होगा क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की, जरा बात कर लें इंटरनल एनर्जी का क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी दैट मींस डेल्टा यू। अभी उसका पीछे फॉर्मूला आप लिख के आए हो, देखना भाई, आप डी यू का जनरल फॉर्मूला ये लिख के आए थे, ये रहा कि डी यू को आपने लिखा था डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट वी एंड सो ऑन। तो इन चीजों को ही कैरी ऑन करके मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV प्लस में डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt। इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बताइए भाई, कर सकते हैं ना? अब आगे सुनना देखो, अगर मैम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो और फिर से आप वही दो कैटेगरीज बनाओगे कि आइडियल गैस के लिए और वंदवाल गैस के लिए, तो देखिए हम कुछ कह सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने आइडियल गैस बोला, यहाँ पे वंदवाल गैस बोला। अब सुनना मैम, जब बात कर रही हो आइडियल गैस की तो मैम पहले वाले केस में तो आइसोथर्मल था इसलिए कंप्लीट जीरो हो गया था, यहाँ कंप्लीट तो नहीं होगा। एक बात है कि आइडियल गैस के लिए जो पाइटी होती है ना, वो वैल्यू जीरो होती है, इंटरनल प्रेशर की वैल्यू जीरो होती है, मतलब मैम ये वाली वैल्यू जीरो होती है। तो डी यू जब लिखोगे तो ये वाली वैल्यू तो जीरो, तो क्या बचा भाई, यहाँ से बच रहा है मैम डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी। मैम ये चीज बच रही है, तो मैंने बोला यहाँ से इसका मतलब है ये तो सीवी होता है, तो डेल यू इक्वल्स टू सीवी डी टी, मतलब इतनी क्वांटिटी बच रही है। तो हमने एक बात बोली, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका कंप्लीटली जो ये डी यू है ना, इंटरनल एनर्जी का चेंज है, ये जीरो नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रही है। और सिमिलरली अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे वंदवाल गैस की, किसकी बात करती हूँ? वंदवाल गैस की बात करती हूँ। सुनना देखो, इसके लिए बात सुनना मैम, वंदवाल गैस के लिए तो और भी ज्यादा आसान हो रही है बातें। क्यों? क्योंकि जब मैम इस फॉर्मूले में आप लिखोगे डी यू इक्वल्स टू, इसको लिखोगे पाई टी डीवी, राइट, और इसको मैम लिखोगे डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी, राइट। तो मैम इसको तो हम बोल सकते हैं क्या, इसको तो मैम सीवीडीटी बोल सकते हैं। और आईडी आपकी वंदवाल गैस के लिए मैम ना तो पाईटी की वैल्यू जीरो होती है, ना ही सीवी की वैल्यू जीरो होती है। इट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और मैंने बोला इस एडियाबेटिक प्रोसेस में ये नॉन जीरो होगा, मतलब इसकी वैल्यू ये वाली एग्जिस्ट कर रही होगी। बताइए भाई, इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर है, आराम से क्लियर है? तो देखो, अब इसके बाद में हम लोग एक पॉइंट समझते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें तो हो गई आपकी, मतलब इंटरनल चेंज, वर्क डन, आपकी हीट, ये सारी बातें तो कंप्लीट है एडियाबेटिक प्रोसेस में भी। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में यहाँ पे एक बात आती है, सुनना देखो अच्छे से समझना। जैसे आपने अभी पीछे आइसोथर्मल पढ़ा था और उसमें वेरिएबल्स दैट मींस पीवी और टी, ठीक है, इन वेरिएबल्स में आपने आइसोथर्मल के लिए एक रिलेशन पढ़ा और ये बोला मैम टी को क्यों ले रहे हो, क्योंकि आइसोथर्मल है तो ये तो होगा ही नहीं। मैंने बोला अच्छा ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब बचे कौन? मैम प्रेशर और वॉल्यूम। और आपने आइसोथर्मल में एक कंडीशन पढ़ ली इनकी, मतलब इनमें आपस में रिलेशन पढ़ लिया कि P1 V1 तो मैम P2 V2 के बराबर होता है। ये रिलेशन किस में पढ़ा भाई? आइसोथर्मल में पढ़ा। अब जरा आप रिलेशन देखो एडियाबेटिक में वेरिएबल्स में मैम क्या रिलेशन आ सकता है वो समझते हैं। सुना देखो, ऐसा ही कुछ रिलेशन आप एडियाबेटिक में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ, उसका डेरिवेशन नहीं कर रही, काफी बड़ा होता है वो, आप अगर आपने थरली पढ़ा है तो आप जानते होंगे, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में मैं बोल सकती हूँ, देखना एडियाबेटिक प्रोसेस में जो मुझे रिलेशन चाहिए, रिलेशन एक तरीके से रिलेशन बिटवीन जो वेरिएबल्स हैं उनमें अगर मुझे रिलेशन चाहिए ना,
तो मैं पता है कैसे दिखा सकती हूँ इस चीज को, देखना सुनना देखो। एक यहाँ पे होता है एक रेशो होता है गामा, जिसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशो, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशो। तो गामा दैट मीन्स, सुना, गामा दैट मीन्स पॉइजन्स रेशो, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैंने इसको एक्सप्रेस किया सीपी अपॉन सीवी के रेशो से, कि सीपी अपॉन सीवी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं इस रेशो को डिवाइड करती हूं तो मेरे पास ये निकल के आता है गामा, और इस गामा को क्या बोलते हैं, तो इस गामा को बोलते हैं भाई, इस गामा को बोलते हैं पॉइजन रेशो। इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशो बोलते हैं। ठीक है, एक बात तो ये होती है क्लियर, जो आप यूसेज समझते हो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के टाइम पे, वहां पे भी हम ये समझते हैं चीज कि हम सीवी लेके आ रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, फिर आप सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, इससे आप सीपी निकालते हैं, सीपी भी मिल गया सीवी भी मिल गया, दोनों को डिवाइड करके आप गामा बताते हैं, दैट मींस पॉइजन्स रेशो। तो हमने बोला गामा भी हमने नया इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट मींस पॉइजन्स रेशो, हमने ये चीज भी इंट्रोड्यूस कर दी। अब सुनना जरा, इसके बाद में ना एक बात निकाल सकती हूँ मैं पढ़ रही थी रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, और इसमें एक बात लिखती हूँ कि टीवी पीटी या फिर पीवी, और इसको मैं ऐसे याद रखवाती हूँ कि ज़्यादा अगर आपने टीवी देखा तो आपकी पिट्टी हो जाएगी, मतलब पिटाई हो जाएगी, एंड पीवी, तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि टीवी पीटी एंड पीवी। अब सुनना जरा, इसमें ना कैसे और ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो कि यहाँ भी गामा लिखो, यहाँ भी गामा, यहाँ भी गामा। आपने लिखा ज्यादा टीवी देखा पिट्टी हो गई, एंड पीवी, तो गामा 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 लिख दिया। अब सुनना, इतना पार्ट करने के बाद यहाँ लिखा 1 माइनस गामा, मतलब गामा माइनस 1, यहाँ लिखा 1 माइनस गामा, मतलब ये जो डायगोनल आ रहे हैं ना, सिर्फ इनमें थोड़ा सा इतना होगा कि यहाँ पे गामा माइनस 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस गामा, इतना सा चेंज करना है, और आराम से आपने ये इक्वेशन लिख दी, जिनको हम बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं भाई पॉइजन्स, इनको बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपने आराम से लिख ली, कैसे लिखी समझ में आई क्या? तो ये कब कब लग सकती है मैम, इनको अप्लाई कब करना है? तो ये हम अप्लाई करते थे एडियाबैटिक, किसमें अप्लाई करते थे, जरा कंडीशंस नोट कर लो कि मैम एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए, नंबर पहली कंडीशन कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी बात कि आपको रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाए, कैसा प्रोसेस बोला जाए कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तभी आप ये चीज लगा सकते हो। और थर्ड नंबर कैटेगरी नोट करना कि आपके पास में आइडियल गैस हो, कैसी गैस हो, आइडियल गैस हो। अगर ये तीनों कंडीशंस आपके पास में फुलफिल हो रही है ना, तो आप फॉर श्योर बोलेंगे कि आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, राइट। तो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना भी आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि इनको याद कैसे करना है। ट्रिक से आप इनको आराम से याद कर सकते हो कि ज्यादा टीवी देखा तो भाई पिट्टी हो जाएगी, एंड पीवी, फिर लिखा गामा गामा गामा, गामा माइनस 1 कर दिया पहले में, तो बस इसका रिवर्स करके 1 माइनस गामा लिखना है। ऐसे करके आराम से इक्वेशन आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सुनना, इसमें जो गामा आया है इसको आप सीपी बाय सीवी बोलते हैं, इसका रेशो होता है ये सीपी बाय सीवी का, दैट मींस पॉइजन्स रेशो होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होता है भाई, इसलिए ये आपको आना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है चीज। अब देखना, यहाँ पे अगर आपको याद हो गया तो मैं आपको बता दूं एक बार रिविजन में वापस से कि टीवी, फिर आपने लिखा पीटी और पीवी, और बोला कि ज्यादा टीवी फिर पिट्टी और पीवी, यहाँ लिखा गामा 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 -1, इसको लिखा 1 माइनस गामा, और ये खत्म, ठीक है। हम बोलते हैं ये सारी की सारी क्वांटिटी कैसी रहती हैं, तो बोलते हैं कांस्टेंट रहती हैं। कैसी रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर आइडियल गैसेस। तीनों कंडीशन होंगी तभी आप ये लगा सकते हो। अब सुनना, अगर कांस्टेंट रहती है ना, तो मतलब टीवी कहीं लिखा हुआ है कि गामा माइनस 1 अगर कांस्टेंट है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या कि T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसको इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई, हो जाएगा ये काम। आप सुनना, ये पार्ट भी होता है आपका ओवर। इट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने सारी की सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट थी कवर कर ली हैं। अब लास्ट में आपके दो छोटे छोटे प्रोसेस बचते हैं, दैट मीन्स आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर हम क्वेश्चंस की ओर मुड़ते हैं। सुनना देखो, यहाँ मैंने लिया आइसोकोरिक प्रोसेस, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ साइमल्टेनियसली आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। एक साथ में हम इन्हें समझ सकते हैं। यहाँ पे लिया आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ लिया आइसोकोरिक प्रोसेस। सुनना देखो, अगर आइसोकोरिक है ना, तो मैम इसमें डीवी तो 0 होने वाला है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट थी, ठीक है जी। अब सुनना, तो यहाँ से जब आप ऐसे लिखते हो, आप इसका फॉर्मूला लिखते हो W का, वर्क डन का, तो मैम वर्क डन के फॉर्मूले में तो माइनस का P एक्सटर्नल dV लिखा जाता है। और मैम आपने बोल दिया dV 0 है,
डीवी के जीरो होते ही मैम ये तो डब्ल्यू पूरा जीरो बन रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे, इसका मतलब है जब आप फर्स्ट लॉ लिखोगे ना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब आप ये चीज लिख रहे होंगे तो देखना कैसे लिखोगे। आप इसे लिखोगे डी यू इक्वल्स टू क्यू प्लस में, या ऐसे लिख लो इसे, सुनना, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे बोलोगे। और अभी अभी आपने एक चीज देख ली कि मैम आइसोकोरिक के लिए तो डब्ल्यू जीरो बन रहा है, इट मीन्स ये क्वांटिटी तो कैसी हो रही है, जीरो हो रही है, नेग्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब है कि डेल्टा यू आपका क्यू के क्या हो रहा है भाई, बराबर हो रहा है। क्या इससे कुछ वर्क डन निकल रहा है? मैंने कहा नहीं, इट मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस आ जाए तो आप सिंपली कह दोगे कि नो वर्क डन, राइट। क्योंकि मैम आइसोकोरिक होते ही वर्क डन तो यहीं पे कैसा बन गया, जीरो बन गया, क्योंकि मैम डीवी आ रहा था और डीवी तो खुद ही जीरो है, तो अल्टीमेटली जीरो हो रहा है। तो मैंने कहा यहां से एक बात बोल सकती हूँ कि नो वर्क डन। क्या बोल सकती हूँ कि कोई भी वर्क यहाँ पे डन नहीं हो रहा, कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा। क्लियर है ये चीज? चलिए भाई, अब बात करती हूँ आइसोबैरिक प्रोसेस की। इसको सुनना, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब मैम होता है कि आप यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट बोल सकते हो, जिसका मतलब डीपी जीरो होगा। सही है इतनी चीज? अब सुनना, यहाँ से मैम अगर आप फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो से मैम कुछ बोलना चाहोगे ना, तो देखना कैसे लिखोगे। इसमें मैम आप ऐसे लिखोगे कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। और अगर मैंने इसको ऐसे भी देखा, देखो अब गलती लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि W को इक्वल्स टू माइनस का पी डीवी ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं मैम प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जीरो। नहीं भाई नहीं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, P आपका अगर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसका मतलब है डीपी इक्वल्स टू जीरो है, P इक्वल्स टू जीरो नहीं है, राइट। तो ये क्वांटिटी जीरो नहीं बनती, ये तो एग्जिस्ट करेगी। तो यहां से बोला ये क्वांटिटी तो एग्जिस्ट करेगी, ये भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये पूरा का पूरा ऐसे एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि जो वर्क हो रहा है ना, वर्क वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के भी होगा, और ये जो वर्क हो रहा है वो दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब दोनों से करवाया जा सकता है कि वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी या फिर वर्क एट द कॉस्ट ऑफ हीट एक्सचेंज। बताइए भाई, ये सारा का सारा बाइंड होता है आपका सारे के सारे चारों प्रोसेस, और इन सारे प्रोसेस में सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बाइंड अप कर दी हैं। नाउ आई कैन मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सुनना, देखो पहला ही क्वेश्चन मैं यहाँ से लेती हूँ आपके लिए, ये वाला, दैट मीन्स CSIR जून 2012 का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है देखना एक बार। आपसे पूछ रहे हैं एन आइडियल गैस वाज सब्जेक्टेड टू अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कि पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया गया है, एंड then its initial volume was restored by a reversible isothermal compression. If Q denotes the heat added, क्या बोल रहे हैं, अगर आपको Q बोल रहे हैं, देखना ऐसे सुनना, बोल रहे हैं अगर Q डिनोट करता है हीट एडेड को, यहां से लिख रही हूं कि अगर Q डिनोट करता है हीट एडेड, यहां लिख रही हूं हीट एडेड, और हीट एडेड को बोल रही हूं कि कैसी होगी, हीट एडेड है तो मैंने लिखा पॉजिटिव होगी। आगे सुनना, एंड नेक्स्ट बोल रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम है। वर्क डन कैसा है, बाय द सिस्टम है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि W वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां लिख रही हूं W बाय द सिस्टम अगर कहीं आता है तो आप सिंपली उसे क्या बोलते हैं कि मैम बाय द सिस्टम वर्क होता है तो नेगेटिव रहता है। तो ऑप्शंस आपको सिंपली टिक करने थे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यू कैन सिंपली चूज कि मैम वर्क डन तो लेस देन जाएगा और क्यू आपका ग्रेटर देन जाएगा, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। बताइए भाई, इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सिंपली यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये CSIR आपका जून 2012 का क्वेश्चन था जो आप देख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ती हूँ, बात करती हूँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जून 2013 का है, आप ही के एग्जाम का है, CSIR नेट जून 2013 का क्वेश्चन है। देखना क्या पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं वर्क इन्वॉल्व इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फ्रॉम V1 टू V फाइनल ऑफ n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अभी अभी करवाया है, आज ही की क्लास में करवाया है, किसी को कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि W जब आप निकालते हैं, किसके लिए, W जब आप फाइंड कर रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, जब आप W फाइंड करते हैं तो आप सिंपली अभी अभी फॉर्मूला देख के आए हो पीछे, क्या लिखते हैं भाई, तो W को मैम लिखते हैं माइनस ऑफ nRT ln V2 बाय V1। बताइए भाई, यही चीज लिखते हैं क्या? तो मैम आराम से हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं ना? तो इससे जरा मैच कर लीजिए, V2 को बोल रहे हैं V फाइनल और V1 को बोल रहे हैं V1 की V इनिशियल, ये VI है, दैट मीन्स इनिशियल, राइट। तो आपको V फाइनल अपॉन V इनिशियल रखना है, चेक कर लो कौन सा करेक्ट है। तो आपको आराम से दिख पा रहा है कि मैम ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स माइनस ऑफ nRT ln V2 बाय V1, मतलब V फाइनल अपॉन V इनिशियल। कर लेंगे भाई इस तरीके से, बताइए हो जाएगा ना? ये आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो आपसे इस तरीके से पूछा गया था।
हियर आई एम हैविंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम CSIR December 2015। आपसे देखिए क्या पूछा हुआ है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। आपसे बोल रहे हैं एन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कैरिड आउट फ्रॉम, जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल या कुछ आ जाए ना तो हमेशा शुरुआत किया करो गिवन से, हमेशा जो दिया हुआ है इससे शुरू करो। तो आपको बोल रहे हैं फ्रॉम 1 लीटर, तो यहाँ मैंने वॉल्यूम लिखी कि V1 1 लीटर, 2 कहाँ को जा रहा है तो V2 लिखा मैंने कि V2 जा रहा है 4 लीटर्स में, कहाँ को जा रहा है 4 लीटर, तो एक्सपेंशन हो रहा है कि 1 लीटर से आप 4 लीटर्स में जा रहे हो। आगे सुनना, आपसे बोल रहे हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ठीक है जी। आगे अंडर आइसोथर्मल कंडीशन एट 300 केल्विन, तो आइसोथर्मल तो है तो टेम्परेचर फिक्स रहने वाला है, तो बोला 300 केल्विन रहने वाला है, कोई डाउट नहीं है। आगे सुनना, आपसे बोल रहे हैं डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस, तो डेल्टा जी निकालना है। क्या निकालना है भाई? डेल्टा जी निकालना है आपको। क्या होगा, अब अभी आज ही की क्लास में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है कि जब भी आपको डेल्टा जी निकालना हो ना तो आप देखो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहां मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, ये रही, रुकिए, ये पढ़ा था मैंने आपको कि जब भी आप आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हो तो सिंपली यू कैन यूज NRT ln P2 by P1, आप आराम से यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैम P2 और P1 तो है ही नहीं, वहां तो वॉल्यूम्स है ना, वहां तो क्या ले रखी है, वॉल्यूम्स ले रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं जरा क्वेश्चन पे, देखिए आप सिंपली इसे लिखिए NRT ln P2 by P1 और फिर आपको दिक्कत आएगी कि मैम यहाँ पे तो वॉल्यूम्स दी हुई है। तो आप जानते हो, देखना यहाँ लिखती हूँ, आप जानते हो कि फॉर आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल रहता है तो आपको पता है P1 V1 P2 V2 के बराबर रहता है। और मैम P2 by V2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने बोला P2 by V2 कब, P2 by P1 सॉरी कब आएगा, जब V1 by V2 करोगे। बिल्कुल सही है। तो चलिए V1 की वैल्यू पुट कीजिए, V1 है मैम 1 और V2 है 4, तो मैंने यहाँ से लिखा ये हुआ 1/4। जरा यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखा N कितने मोल्स हैं, तो शुरू में बोला आपसे 1 मोल, राइट, आपने लिखा 1 इंटू में R, इंटू में टेम्परेचर आपको 300 बोला है, ये लिखा हुआ, राइट, आपने लिखा ln P2 by P1 दैट मीन्स 1/4 पुट करना है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं मैम, ऐसा कोई भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, देखना भाई, इसके बाद में इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और डेल्टा जी निकालना है। तो मैंने लिखा डेल जी इज इक्वल्स टू यहाँ से R, तो ये 300R लिख दूं, 300R ln, इसको 1/2 का स्क्वायर कह सकती हूँ, इस तरीके से कह सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनना मैम, इस 4 को 2 का स्क्वायर बोल दिया, अब जरा ऊपर ले आइए, जब भी आप पावर ln में चेंज करते हैं, लॉग में चेंज करते हैं तो माइनस आगे आता है। मैंने बोला या तो ऐसे समझ लो, इसको मैंने लिख दिया 300 यहाँ से R और ln बोला 2 की पावर 2, इस तरीके से मैं इसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ। बताइए भाई, क्लियर है क्या? बोलिए भाई क्लियर है ये चीज? मैं इसको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि मैंने क्या किया, ln a 1/b था तो मैं उसको ऊपर ले आई और मैंने इस तरीके से उसे एक्सप्रेस कर दिया। अब सुनना मैम, पावर अगर पावर होती है कभी भी ln x रेज़ टू द पावर a होता है तो a ln x लिखा जा सकता है, मतलब पावर आगे आ जाती है। तो आप इसे माइनस, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 600 माइनस ऑफ 600R ln 2 करके मैम इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताइए भाई, क्या मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? आराम से मैंने बोला 600 माइनस ऑफ 600 ln 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स इसका सी आपका करेक्ट ऑप्शन आपको आराम से दिख रहा था कि इस तरीके से आप डेल्टा जी निकाल सकते हैं। बताइए भाई, कर लेंगे ना इस तरीके से? ये आप ही के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, 2015 का क्वेश्चन था। अब जरा मैं आगे बढ़ती हूँ, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लिया है, जरा सुनना। ये भी 2015 का क्वेश्चन है, CSIR December 15 का। देखने यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आपसे बोल रहे हैं इंटरनल प्रेशर, पढ़ लो एक बार, इफ U इज द फंक्शन ऑफ V एंड T, आपसे वैल्यू पूछी है, आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं ये कि डेल U बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जहां पे पाई इंटरनल प्रेशर है और अल्फा के लिए बोल दिया थर्मल एक्सपेंशन है। दैट मींस जो आप कोफिशिएंट पढ़ते थे ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा बीटा गामा पढ़ते थे, तो ये वो अल्फा है उन कोफिशिएंट्स में से वन ऑफ द कोफिशिएंट है, ठीक है जी। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सुनना। तो मैम हमें एक बात पता है कि डी यू को आज ही की क्लास में ऐसे लिखना सीखा है कि डी यू बाई डी वी एट, ये इसको डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, और मैम इसको ऐसे लिखते हैं, आज ही सीखा है। अब सुनना देखो इसके बाद में, मैम इसे हम पाई बोलते हैं कि पाई टी डीवी, राइट, और मैम इस चीज को हम बोलते हैं सीवीडीटी, इसे क्या बोलते हैं, सीवीडीटी बोलते हैं, और ये आपका डीयू चल रहा है। बताइए भाई, इतना ही पोर्शन है। अब सुनना इसके बाद में, मैम यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि इन्होंने डेल यू बाय डेल टी पूछा है तो आपको dt से डिवाइड कर देना चाहिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो सुनना देखो, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, देखना
अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं dt से, मैंने डिवाइड कर दिया dt से, यहां से ये बन गया पाई टी dv बाई dt, यहां से बन गया cv। और मैम एट कांस्टेंट प्रेशर लेना है, तो जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर, कुछ भी कांस्टेंट वेरिएबल लेते हो तो आपका ये d ना डेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है देखना, इसका मतलब क्या है कि अब मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखना, यहाँ देखना, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ यहाँ से कि ये हुआ du बाई डी टी, सॉरी डेल यू बन गया, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मैम इसे क्या लिख सकते हो, तो मैंने बोला पाई टी, इसको लिख सकती हूँ पाई टी, ठीक है। और ये क्या है, डेल यू, ये है आपका सॉरी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है मैम सी वी, मैंने बोला ये है सी वी। अब हमें एक बात अच्छे से आती है, सुनना, हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, दैट मींस अल्फा पढ़ा था हम लोगों ने बहुत अच्छे से कि मैम अल्फा को ना 1 में v और डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर बोला करते हैं, यही चीज पढ़ी थी। अब इसके बाद में सुनना, देखो यहां से मैम इस रेशो को कुछ बोला जा सकता है कि अल्फा v बोल सकते हैं डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर को, क्या लिख सकते हैं इस क्वांटिटी को, अल्फा v लिख सकते हैं मैम। तो आराम से हम लोग यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू पाई टी, तो मैम है ही, पाई टी तो है ही, इस क्वांटिटी की जगह आप अल्फा वी लिख दीजिए। तो मैंने बोला अल्फा वी, और ये साथ में कौन चल रहा है, सी वी चल रहा है। बताइए भाई, यहां से आपका ये रेशो आराम से निकल के आता है कि इस तरीके से आप इस रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जरा मैच कर लो कौन सा है, तो आराम से आपको शो होगा कि मैम ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, कि यहाँ पे आप आराम से इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से, बोलिए भाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी वी होना चाहिए, ये आपका सी वी होना चाहिए, सी वी कर लीजिए इसे, सी वी होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए बढ़ू आगे। अब देखना, ये क्वेश्चन था आपका CSIR दिसंबर 15 का, और देखना और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन है आपके सामने CSIR दिसंबर 18 का, जरा इस क्वेश्चन को देखना, आपसे क्या पूछा है, जो आपने अभी पढ़ा है ना सब उसी में से ही चीजें हैं। तो देखना, प्रोसेस से ही रिगार्डिंग आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करती हूँ, एक बार रीड कर लो इसे। आपसे बोला अ सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ O2, दैट मींस आपको गिवन में मोल्स दे रखे हैं, तो मैंने लिखा गिवन में सबसे पहले कि n इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात। टेम्परेचर बोल रखा है 500 केल्विन है, इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 5 लीटर, तो मैंने बोला V1 वॉल्यूम है 5 लीटर से, ये कहाँ को गया है, तो मैंने बोला V2 वॉल्यूम है 50 लीटर्स, कि 5 लीटर से 50 लीटर्स में ये गया है अंडर एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल कंडीशन। आगे पूछ रहे हैं चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, आपसे पूछा है du की वैल्यू बता दो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी भाई, ये चीज आपसे पूछ ली, ठीक है। अब देखो इसको शुरू करते हैं, सुनना देखो, हमें पता है कि du ना मैम n cv मोलर dt होता है, यही चीज होती है, du ये ऐसे निकलता है। तो मैम इसमें cv तो दे ही रखा है, cv तो ये रहा, तो जरा पुट करते हैं, और n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई, 2 मोल्स दे रखी है, तो मैंने लिखा 2, और cv को लिखा 5/2 r, राइट, और dt को लिखा T2 माइनस का T1। बताइए भाई, ऐसे कर सकती हूँ, इसको मैं डेल्टा U बोल सकती हूँ, कर सकती हूँ ना इस तरीके से। अब सुनना मैम, अगर ऐसा करेंगे आप तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये 5r रह जाएगा, और यहाँ से ये T2 माइनस T1 रह जाएगा। क्या T2 है आपके पास में, नहीं मैम, T1 है आपके पास में, हाँ जी T1 आपके पास में है। इनिशियल टेम्परेचर आपको 500 केल्विन दे रखा है, तो यहाँ लिखिए T1 आपको 500 केल्विन मेंशन है। अब जरा नोटिस करना, एक बात अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन में, क्या ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और क्या आइडियल गैस गिवन है क्या। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल है तो आपके पास में V भी है, V1 V2 भी है, T1 भी है, आपके पास में T2 नहीं है जो आपको यहाँ चाहिए। अगर मैम T2 आ जाए ना तो हमारा काम एकदम सॉर्टेड है, उसके बाद में T2 यहाँ पुट करेंगे, T2 माइनस T1 करके बस मैं यहाँ से डेल्टा U निकाल लूंगी। दैट मीन्स मैं इंटरनल एनर्जी निकाल लूंगी जो मेरे से पूछी गई है। बस किसी चीज की कमी आ रही है ना मैम, तो वो ये टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा, ये T2 नहीं मिल पा रहा। इस T2 के लिए अगर आपके पास में तीनों कंडीशन है तो आप पॉइजन्स इक्वेशन आराम से लगा सकते हैं और इसे खत्म कर सकते हैं। चलिए भाई, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। मैम एडियाबैटिक भी है, रिवर्सिबल भी है, और आइडियल गैस भी है, मतलब आपको O2 बोल रखा है। एक कभी कभी ये चीजें होती हैं कि आपको आइडल मेंशन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे हम कि आइडल गैस भी मेंशन है। अगर तीनों कंडीशंस है तो यस आप यहाँ पे पॉइजन इक्वेशन लगा सकते हैं। चलिए भाई लगाती हूँ मैं आगे, देखना है
यहाँ से मैं एक बात जानती हूँ कि ज्यादा टीवी देखा तो पिट्टी हो गई एंड टीवी, राइट। मैंने लिखा गामा गामा एंड गामा -1, इसको बोला 1 माइनस गामा। कौन सा रिलेशन चाहिए अभी आपको? तो मैम टी में चाहिए और वी में चाहिए, इनमें चाहिए। मैंने बोला आपको फर्स्ट वाला रिलेशन चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। तो इस सबको हटा के आई कैन राइट वन थिंग कि मेरे को लिखना है T1 V1 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। बताइए भाई, यही चीज लिखनी है ना? अब सुनना इसके बाद में। T1 है क्या? तो आपने बोला यस मैम 500 गिवन है। V1 है क्या? तो आपने देखना पड़ेगा V1 कितना है आपके पास में, 5 गिवन है, राइट। क्या आपके पास में गामा गिवन है क्या? तो चेक करो जरा, इस पे आओ भाई। गामा गिवन है आपके पास में? नहीं मैम, गामा तो गिवन नहीं है। सीवी गिवन है हमें, 5/2 आर है, राइट। तो सीवी गिवन है, सीपी में निकाल लेती हूँ, दोनों को डिवाइड करके मैं बोल सकती हूँ गामा आ जाएगा, राइट। तो इसके बाद में देखना, यहाँ आती हूँ, यहाँ से मैं एक बात बोल सकती हूँ कि सीवी मेरे को गिवन है 5/2 आर, राइट। यहाँ से सीपी में निकाल लेती हूँ और बोलूंगी सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है, राइट। तो देखना सीपी मुझे निकालना है, सीवी है 5/2 आर इज इक्वल्स टू आर लिख सकती हूँ। यहाँ से सीपी मेरा आ जाएगा आर प्लस में 5/2 आर। बताइए भाई, यही चीज होगी। तो यहाँ से निकल के आएगा 7r/2। बताइए, ये सीपी आ गया मेरा, ये सीपी आ गया। और मैम सीपी नहीं, आपको तो गामा चाहिए। तो मैंने बोला अब गामा के लिए जरा यहाँ देखना, गामा के लिए देखना, यहाँ गामा के लिए मैं एक काम कर सकती हूँ, सीपी अपॉन में सीवी लिख सकती हूँ। सीपी कितना है? तो ये है मैम 7r/2, राइट। सीवी कितना है? तो ये है मैम 5r/2, राइट। सब कैंसिल होता है, अल्टीमेटली क्या बच रहा है कि गामा इज इक्वल्स टू 7/5। ये चीज बच रही है क्या कि गामा इक्वल्स टू 7/5? बताइए भाई। चलिए जी, तो आपका गामा आ रहा होगा कितना? गामा ऑलमोस्ट आपको मिल रहा होगा कुछ 1.4 समवॉट, राइट। अब सुनना, देखो गामा आ गया आपके पास में, जरा आते हैं इस इक्वेशन में। मैम इसमें गामा -1 करना है, तो मैंने लिखा 1.4, यहाँ से मैंने लिखा 1.4 -1 करना है, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है भाई? तो आपने बोला मैम T2 तो फाइंड ही करना है, और V2 वॉल्यूम जरा चेक करो, वॉल्यूम आपको कितनी गिवन है? वॉल्यूम आपको 50 गिवन है। तो मैंने बोला 50, यहाँ से लिख सकते हैं 50, और इसकी पावर में लगा सकते हैं कितना? यहाँ से लगा सकते हो 1.4 -1। बताइए भाई। तो मैम एक काम करते हैं, 500 को यही लिखते हैं, 5 अपॉन में 50 लिखते हैं, और कॉमनली यहाँ पे 0.4 लिख दूं कि 1.4 -1 तो 0.4, इसको डिवाइड में ले आई मैं, इक्वल्स टू क्या चल रहा है? तो इक्वल्स टू T2 चल रहा है। बताइए भाई, इतना पोर्शन क्लियर है? बोलिए भाई, इतना पोर्शन आराम से क्लियर है ना? चलिए आगे सुनना इसके बाद में। तो यहाँ से मैम जब ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा ना, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ये 199 समवॉट कुछ पॉइंट्स में मिल रहा होगा। दैट मीन्स T2 को अप्रॉक्सीमेटली 199, दैट मीन्स 200 के समवॉट मैं कुछ कह सकती हूँ, ये केल्विन करके मेरा आंसर T2 आ रहा होगा। चलिए भाई, आप क्या करना है, इसको 1/10 लिख सकते हैं, इसको 0.4 इसकी पावर सॉल्व कर लीजिए और फिर 500 से इंटू कर लेना। तो आपके पास में ऑलमोस्ट आपको ये 199, दैट मीन्स 200 के समवॉट आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद सुनना, इसके बाद में ना मैम अब कुछ नहीं करना, मैम T2 भी आ चुका, आपको बस यहाँ जाना था और इस T2 को पुट करना है। तो आप देखना, मैं लिखने वाली हूँ 5R T2 माइनस का T1 कितना है? तो मैंने बोला 500 है। तो यहाँ आके जरा पुट करती हूँ, मुझे डेल्टा U निकालना है ना, तो मैंने लिखा डेल U इक्वल्स टू 5R और T2 माइनस में T1 करना है। चलिए भाई करते हैं आगे। तो यहाँ से ये मैम 5R हुआ, T2 आपके पास में 199 और मैम माइनस का 500 हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ये निकल के आता है नेगेटिव का 12.5 समवॉट किलो जूल में आपका आंसर आएगा, मतलब जूल में आएगा, उसको आप 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये आंसर मिलेगा 12.5 किलो जूल। बताइए भाई, ये आपका डेल्टा यू आ रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है विच इज नेगेटिव, विच इज कमिंग एज नेगेटिव। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, -12.5। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से, हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे। जो भी पढ़ा है वही सब चीजें अप्लाई हो रही हैं। आपने अभी अभी आइडल गैस के लिए डेल्टा यू का जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो यही पढ़ा था कि मैम डेल्टा यू NCV/dt होता है, ये चीज पढ़ी थी। इसमें मैम T चाहिए था, T2 चाहिए था, तो हमने देखा वॉल्यूम्स दे रखी है और एक टेम्परेचर दे रखा है, इट मींस पॉइजन इक्वेशन लगा सकते हैं, वो लगा के हमने अल्टीमेटली सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन ने आपको काफी सारे कंसेप्ट से सिखाए या रिवाइज करवाए। एक ये चीज भी बताई कि गामा नहीं हो तो कैसे निकालना है, गामा नहीं हो तो गामा को CP/CV बोलते हैं। CV आपको गिवन था, CP निकालिए, दोनों को डिवाइड कीजिए तो गामा आ जाएगा और आराम से पुट कीजिए, हो जाएगा। इस तरीके से ये आपसे पूछा गया था 2018 में भाई, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ, एक क्वेश्चन ले रही हूँ जो आपसे CSIR 2020 में पूछा गया है। जरा इस क्वेश्चन को आप देख लें एक बार। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, ठीक है, रिसेंट ईयर में पूछा गया आपसे। एक बार क्वेश्चन को देख लो।
आपसे बोल रहे हैं मोनो एटॉमिक परफेक्ट गैस अंडरगोइंग एक्सपेंशन, नोटिस करना मोनो एटॉमिक पहला वर्ड आया जो आपको काम आएगा। आगे बोल रहे हैं फ्रॉम P1V1 टू P2V2 फ्रॉम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंडीशन, बोल दिया आइसोथर्मल या एडियाबेटिक कंडीशन से, ठीक है, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक कंडीशन से द प्रेशर ऑफ गैस विल फॉल मोर रैपिडली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन बिकॉज, तो आपसे बोला है कि एडियाबेटिक कंडीशन को कंसिडर करते हुए आप इनमें से क्या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं करेक्ट होगा। तो अब सुनना, देखो ध्यान से, यहां से ध्यान से एक बात सुनना, अगर मैं इसे स्टार्ट कर रही हूं ना तो एक बात हाईलाइट हो रही है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस पे जोर दे रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस पे नोटिस करके कुछ बताओ। देखो इसके बाद सुनना, तो एडियाबेटिक प्रोसेस आपको बोल रखा है, अब देखना कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं कि ये एक्सपेंशन जा रहा है आपका P1V1 से, ये जा रहा है P2V2 की तरफ, कहां जा रहा है P1V1 से P2V2 की तरफ, और इनको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो भी P और V में, दैट मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम में इनको रिलेशन चाहिए, राइट। तो आप एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अभी अभी आज की क्लास में आपने रिलेशन सीखे कि मैम TV PT PV हम ये लगा सकते हैं, और सुनना जब मैम ये लगाएंगे तो यहाँ गामा, यहाँ गामा, यहाँ गामा, ज्यादा टीवी देखा तो पिटाई हो गई, पिट्टी एंड पीवी। आप सुनना 1 माइनस, इसको लिखा -1, यहाँ पे लिखा 1 माइनस गामा, ऐसे करके मैंने लिखा। अब सुनना इसमें काम के मेरी काम की चीजें क्या है, तो मैम यहाँ पे P और V काम का आ रहा है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए, तो बाकी चीजें हुई वेस्ट। और सिंपली आई कैन राइट कि हम एक बात जानते हैं कि PV रेज़ टू द पावर गामा होता है कांस्टेंट। कैसा होता है भाई, कांस्टेंट होता है। अब सुनना, ये गैस जो गामा की वैल्यू है वो पर्टिकुलर गैस के लिए बदलती है, मोनोएटॉमिक होगा तो अलग चीज है, डायटॉमिक के लिए अलग है, और ट्राइटॉमिक के लिए अलग है। अब सुनना, तो यहाँ पे कौन सी गैस ली गई है, तो बोलोगे मैम यहाँ पे ना मोनो एटॉमिक गैस ली गई है। कैसी गैस ली गई है, मोनो एटॉमिक गैस ली गई है, जिसके लिए आई कैन राइट कि यहाँ से पहली चीज तो P1V1 गामा इज इक्वल्स टू P2V2 गामा लिख सकती हूँ क्या, बताइए भाई, ऐसे लिख सकती हूँ। और इसकी भी नीड नहीं है क्योंकि उसने तो सिर्फ पीवी में ही रिलेशन पूछा है, तो आप एक काम करो ना, आप एक चीज लिख सकते हो कि P अगर ऐसा है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V टू द पावर गामा के। बताइए भाई, ये लिख सकती हूँ ना आराम से कि मैम अगर यहाँ पे पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है तो P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V रेज़ टू द पावर गामा के। क्या आपको गामा आता है मोनोएटॉमिक, क्या मोनोएटॉमिक का गामा क्या आपको डायरेक्ट आता है, मैम 1.66 होता है। अगर किसी ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे प्रीवियस ईयर तो उसको इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी कि वो गामा को डायरेक्टली 1.66 बोल सकता है, या लेक्चर्स में सुना होगा तो जानते होंगे कि गामा को मैम 1.66 बोलते हैं, ठीक है। तो मैम 1.66 जैसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो या तो इसको देख लो, 3 डिवाइडेड बाय 5 करोगे 1.66 मिलेगा, या तो ऐसे समझो, नहीं तो देखो नेक्स्ट में समझना। सुनना देखो, मैम गामा को ना यहाँ लिख रही हूँ मोनो एटॉमिक, और एक बात बोल रही हूँ मोनो एटॉमिक के लिए, मैम हम एक बात समझते हैं मोनो एटॉमिक के लिए कि यहाँ पे जब हमें गामा निकालना होता है ना मैम, तो गामा को हम लिखते हैं Cp अपॉन में Cv। क्या लिखते हैं, Cp अपॉन में Cv लिखते हैं। अब सुनना मैम, जो Cv होता है वो 3/2 R होता है। क्या इसको मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बताइए भाई, कर सकती हूँ ना। अब सुनना मैम, ये चीज होती है, और Cp माइनस Cv हम जानते हैं मैम R आता है, मतलब ये रिलेशन भी हम लिख सकते हैं। तो मैम अगर मेरे को डायरेक्ट याद नहीं है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि Cv आपको गिवन है, Cp माइनस 3/2 R लिखिए इक्वल्स टू R चल ही रहा है, यहाँ से मैम Cp इक्वल्स टू R प्लस में 3/2 R, दैट मीन्स मैम 5R/2। क्या ये चीज लिखी जा सकती है, ये आपका Cp आ गया। मैम देखो अब Cp भी मिल गया, यहाँ देखना मैम Cp भी मिल गया, Cv भी मिल गया। अब इन दोनों से क्या करते हैं भाई, इन दोनों से हम अपना गामा निकाल लेते हैं, राइट। यहाँ से हम गामा निकाल सकते हैं, देखना यहाँ से गामा बोलोगे होता है Cp अपॉन Cv मैम, और Cp क्या है, अभी अभी निकाला 5R/2 है, तो यहाँ से बोलेंगे मैम ये 5R/2 है। और Cv क्या है, तो Cv बोलोगे मैम Cv है 3R/2, दैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हो 3R/2। जब कैंसिल करोगे सारा कुछ तो ये आएगा 5/3। क्या आएगा भाई, 5/3। तो मैम आराम से निकल के आ गया कि गामा की वैल्यू कितनी है, 1.66 और इधर 5/3, आप कैसे भी बोलो, ठीक है जी। चलते हैं भाई इस पे, तो यहाँ से हमने ये चीज बोली ना, अब आते हैं इस पे। इट मीन्स मैम यहाँ पे बोल सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V, और रेज़ टू द पावर गामा को अभी अभी निकाल के आए, कितना आ रहा है
5/3 आ रहा है मैम। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मैम? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बताइए भाई, क्लियर है क्या ये चीज? कर लेंगे इस तरीके से। तो ये आपका पूछा गया है CSIR दिसंबर में 2020 में। आपको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ये एक टाइप है, इस टाइप के और क्वेश्चन और फॉर्मेट में आ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है। यहां से आप अप्रोचेस सीखो कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। बाकी रेस्ट कुछ चेंजेस तो होंगे ऑब्वियसली, कोई क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं होने वाला, लेकिन हर क्वेश्चन आपको अप्रोच सिखाता है कि इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। तो यहां से सीखने वाली चीज ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट करना है, नहीं जी। यहां से सीखने वाली चीज ये है कि क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना है। जब क्योंकि आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैम फिजिकल में थ्योरी तो बहुत हो गई लेकिन क्वेश्चंस नहीं होते, तो क्वेश्चंस की अप्रोच ही सीखनी होती है कि इस तरीके से आप क्वेश्चंस में अप्रोचेस लगा सकते हैं भाई। क्लियर है ये चीज? तो ये था आपका CSIR 2020 का क्वेश्चन। अब मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ और एक क्वेश्चन लेती हूँ आपके लिए, ये रहा। दैट मीन्स गेट 2000 का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखना क्या पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं फॉर एन आइडियल गैस फॉलोइंग एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्लॉट ऑफ P वर्सेस V इज लीनियर विद द स्लोप इक्वल्स टू। आपसे बोल रहे हैं प्लॉट जो बनेगा P और V का वो लीनियर आएगा, उसका स्लोप क्या आएगा? तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करनी थी वो सुनना देखो, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था वो सुनना। यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे एडियाबैटिक बोला है, अगर आपसे रिवर्सिबल भी बोल दिया आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोला है तो नो डाउट आप वही जहर इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशंस लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से लिख सकती हूँ ज्यादा टीवी देखा तो पिट्टी हो गई एंड पीवी, राइट। गामा गामा एंड गामा -1, यहाँ से 1 - गामा लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है सारी। बट मेरे काम के क्या है, तो प्लॉट तो P और V में बन रहा है, इट मीन्स मेरे काम का ये वाला इक्वेशन है, बाकी सब वेस्ट, तो हटाते हैं भाई। और डायरेक्टली एक बात लिखते हैं कि वी नो PV रेज टू द पावर गामा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्यों ना इस कांस्टेंट को कुछ कह दिया जाए, तो मैं यहां से बोलती हूँ PV रेज टू द पावर गामा को K लिख दूं, कोई कांस्टेंट लिख दूं। अब सुनना, अब इनको प्लॉट चाहिए, मतलब इनको ग्राफ बनाना है बिटवीन P वर्सेस V। इट मींस यहां से ऐसे लिख सकती हूँ, समझना देखो, यहां से इस P को मैं लिख सकती हूँ K अपॉन में V रेज टू द पावर गामा, ऐसे लिख दूं। अब देखना आगे मैम, इसके बाद में इसे आप P इक्वल्स टू K V रेज टू द पावर माइनस गामा लिख सकते हो ना इस तरीके से। आप सुनना देखो, अगर यहाँ से ऐसा लिख दिया, इसके बाद में समझना मैम, इसके बाद में आपको ग्राफ लेना है बिटवीन P एंड V। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ से अगर मैं लॉग ले लूँ, पहले ln ले लूँ दोनों साइड, तो ln P हो जाएगा, यहाँ से ये ln K हो जाएगा, और माइनस का गामा ln V हो जाएगा। बताइए भाई, ये पावर आगे आ जाएगी तो माइनस का गामा और ln V हो जाएगा इस तरीके से। अब मैम सुनिए, यहाँ से ये y हो गया, ये आपका c हो गया, ये आपका स्लोप हो गया, और ये x हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे एक्चुअली ये जो प्लॉट है यहाँ पे आप इसको ln P करिए, आपसे ln P, और वर्सेज आपसे पूछा था ln V, राइट। ln P वर्सेज ln V में आपसे चीजें पूछी थी, तो आप सिंपली यहाँ पे आंसर कर सकते हो। देखना सुनना देखो, यहाँ पे वर्सेस आपके पास में ln V होना चाहिए। अब सुनिए, जब ln P और ln V में आपसे ग्राफ पूछा है तो डायरेक्टली मैम देख पा रहे हैं कि y इक्वल्स टू mx, तो आपका m मीन्स स्लोप ही तो आपसे पूछ रहे हैं, तो मैम स्लोप तो आराम से समझ में आ रहा है, माइनस का गामा होगा। क्या होगा भाई? माइनस का गामा होगा। इस तरीके से फिर से आपने अप्रोच सीखी कि जब कभी ऐसे पूछ ले कि ln P और ln V में आपसे पूछ लिया ग्राफ आ रहा है, बताओ उसका स्लोप क्या है, तो आपको हिंट दिया था कि रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, तो समझ जाना इट मीन्स ये पॉइजन इक्वेशन लग सकती हैं, और उसमें भी कौन सी, जो P और V वाली है वो लग सकती है। आराम से हम आंसर कर सकते हैं कि मैम इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है। देखना भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन मैम डी आ रहा है कि स्लोप होगा माइनस का गामा। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से। ये आपका क्वेश्चन था गेट 2000 का जो आपसे पूछा गया था। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट पे, सुनिए। ये आपसे गेट 2001 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जरा देखिए, आप ही के अभी जो पढ़ा रही हूँ इतनी देर से इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछ रहे हैं जरा पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। आप अप्रोच सीखो यहाँ से कि कैसे करनी है, राइट। आपके टॉपिक से जहां कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, आप वो चीज सीखिए, ठीक है। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन 2 मोल ऑफ एन मोनो एटॉमिक परफेक्ट गैस, दैट मीन्स आपको मोल्स गिवन है, यहाँ गिवन में लिखूंगी कि n इक्वल्स टू, आपसे बोल रहे हैं 2 मोल्स हैं, कितने हैं भाई? 2 मोल। आगे मोनो एटॉमिक है, यहां से ये बात भी समझ में आती है। परफेक्ट गैस इनिशियली एट 0.4 बार, तो यहां से मैंने लिखा P1 मेरे पास में 0.4 बार है कि ये आपके पास में इनिशियल प्रेशर है,
एंड आगे बोल रहे हैं 47 डिग्री सेल्सियस पे है, अंडरगोइंग रिवर्सिबल एक्सपेंशन इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, द टेम्परेचर एट विच प्रेशर रिड्यूसेस टू 3 बार। आपसे P2 बोल दिया 3 बार हो रहा है रिड्यूस करके, यही समझ में आ रहा है हमारे। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, तो वो था 47 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने बोला T1 मुझे 47 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करके लिखिए, राइट। और एक आपसे पूछ लिया कि फाइनल टेम्परेचर T2 क्या आएगा, राइट। आपसे सिंपली चीजें पूछ ली कि फाइनल टेम्परेचर T2 क्या आएगा, ठीक है जी। चलिए भाई, तो आराम से हर कोई समझ पा रहा है यहाँ से कि मैम रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन बोली है, तो आराम से रिवर्सिबल भी है, एडियाबेटिक भी है, तो मैम यहाँ पे तो पॉइजन्स इक्वेशन लग सकती है, जहर इक्वेशन लग सकती है, और मैं यहाँ से बोलूंगी पॉइजन्स इक्वेशन मैं अप्लाई कर सकती हूँ। कौन सी वाली करूँ, तो मैम P और T में रिलेशन चाहिए। अब सुनना, देखो अभी इस लेक्चर में तुम्हें याद हो जाएगा कि टीवी देखा था तो पिटाई हुई थी, एंड पीवी, गामा 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 बोला 1 माइनस गामा, इसको बोला गामा माइनस 1। कौन सी यूज करूं भाई, प्रेशर और टेम्परेचर में चाहिए मैम, ये वाली इक्वेशन यूज कीजिए, बाकी सब तो वेस्ट हो गया। तो मैंने ये सब हटाया और नेक्स्ट में जा रही हूं, और यहां लिखा P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा, T रेज टू द पावर गामा, 1 1 लगा लूं, P2 यहाँ पे लिखा 1 माइनस गामा, T2 गामा, ये चीज लिखी। अब सुनना, चाहिए क्या आपको फाइनल टेम्परेचर चाहिए भाई, क्या चाहिए, फाइनल टेम्परेचर चाहिए। तो क्या आपके पास में P1 है क्या, जरा चेक करो, मैंने सब कुछ गिवन में लिखा हुआ है। P1 0.4 है और ये आपके पास में 3 बार है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैम ये P1 आपके पास में 0.4 है, राइट, और इसको लिखा 1 माइनस गामा, और मोनो एटॉमिक क्वेश्चन में मेंशन है, इट मींस ये कितना होता है, 1.66 होता है। तो मैम ये आ रहा है 1.66, कितना आ रहा है भाई, 1.66 निकल के आ रहा है। यहाँ से मैम इसे T1, और T1 अपन को मेंशन है 47 डिग्री सेल्सियस था, दैट मीन्स 320 केल्विन मेंशन है मैम, और ये कितना है, तो आप इसे लिखेंगे ये 1.66 है, राइट। अपॉन में मैं लिख सकती हूँ P2 आएगा, और P2 को कितना गिवन कर रखा है, 3 गिवन कर रखा है, 1 माइनस 1.66, और ये चीज़ चल रही है T2 रेज टू द पावर गामा, ये चीज़ चल रही है T2 रेज टू द पावर गामा, राइट। एक काम करते हैं, इस गामा को ना सबके नीचे एक बार डिवाइड कर देते हैं ताकि वहां से भी वो चीज हट जाए, राइट। तो मैं एक चीज बोल सकती हूँ, इससे भी पहले एक चीज लिख सकती हूँ, देखना यहाँ से, इससे भी पहले मैं एक पॉइंट कर सकती हूँ कि मैम P1 1 माइनस गामा अपॉन गामा, ऐसे लिख देते हैं कि P1 1 माइनस गामा लिखा मैंने, देखना, अपॉन गामा, T1 रह गया है तो सिर्फ, क्योंकि गामा बाय गामा कट गया, यहाँ से लिखा P2 1 माइनस गामा, ये भी गामा रह गया, और ये T2, राइट, इस तरीके से लिख सकती हूँ। और मैम इसमें आपको T2 निकालना है, तो यहाँ से मैंने बोला P1 अपॉन में P2, और पावर में आ गया 1 माइनस गामा अपॉन गामा, यहाँ से T1 इक्वल्स टू T2 लिख सकती हूँ। अब ये आसान होगा करना सॉल्व। इसके बाद में लिखिए भाई P1 कितना है, तो बोलेंगे पॉइंट कितना था, 3 था, 0.3 या 0.4 कितना था भाई, ये 0.4 गिवन था, तो मैंने लिखा ये आपको मेंशन है क्वेश्चन में 0.4, ये आपको मेंशन है 3 बार, यहाँ से लिखिए 1 माइनस 1.66 अपॉन में 1.66, राइट। इस तरीके से T1 आपके पास में 320 है, इसे आप सॉल्व करके T2 को बता सकते हैं कि कितना आ रहा है, हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद में अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे जो प्रेशर गिवन है आपको, ये 0.4 नहीं है एक्चुअली, ये 4 है शायद, एक सेकेंड, जो प्रेशर आपको गिवन है ये 0.4 नहीं है, इसको आप 4 कर लीजिए, ठीक है। ये प्रेशर आपको 4 बार गिवन है, राइट। तो हर जगह ये हम सही करके 4 बार कर सकते हैं कि प्रेशर आपको 4 बार गिवन है, 0.4 नहीं है वो चीज़, 4 बार है, राइट। तो मैंने बोला ये 4 बार आपको गिवन है, ठीक है जी। अब जब इससे आप सॉल्व करेंगे 4 बार के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे 0.4 नहीं 4 लिखना है, तो मैंने लिखा इसको 4/3, राइट, इस तरीके से लिखा। चलिए सुनिएगा बात, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो आपका T2 ऑलमोस्ट 285 समथिंग केल्विन में आ रहा होगा। आप सिंपली इसको सॉल्व करके देखिए, माइनस का 0.66 बचेगा, अपॉन में 1.66, ओवरऑल में सब सॉल्व होगा, तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल बचती है। इसको सॉल्व करके आप बोल सकते हैं 285 आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, दैट मीन्स कौन सा करेक्ट, यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन, दैट मीन्स बी ऑप्शन आपको करेक्ट होता दिखेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, इस तरीके से आपको चीजें करनी होती हैं। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ रही है कि कैसे चीजों को अप्लाई करना होता है, कैसे आप आगे तक बढ़ते हो, राइट। चलिए भाई अब बात करती हूँ एक क्वेश्चन की। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है आप लोगों के लिए, ये आपका गेट 2021 का 2021 का क्वेश्चन है, रीसेंट बहुत क्वेश्चन है, देखना इसमें क्या पूछा था आपसे। स्टार्ट करते हैं, गेट 21 का क्वेश्चन है, यहीं से आया हुआ है, देखना क्या पूछ रहे हैं आपसे। बोल रहे हैं जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर्स है, जो प्रेशर है आपके पास में 1 atm है,
आगे बोल रहे हैं 2 लीटर ऑफ अ गैस इन 1 atm प्रेशर इज रिवर्सिबली हीटेड टू रीच अ फाइनल वॉल्यूम। आपसे बोल रहे हैं V2 जो फाइनल वॉल्यूम है वो 3.5 है, तो यहाँ लिख रही हूँ ये आपके पास में 3.5 लीटर्स गिवन है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑफ द गैसेस, आपसे क्या पूछ लिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन क्या होगा और कौन सी कंडीशन चल रही है। तो आपने पढ़ा यहाँ पे आपको कंडीशंस गिवन है कि बस रिवर्सिबल मेंशन है कि रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है। क्या मेंशन है कि रिवर्सिबली वर्क डन हो रहा है। तो आप इसको क्या लिखेंगे भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम्स भी दे दिया आपको और प्रेशर भी दे दिया, राइट। चलिए भाई, तो ना तो ये एडियाबेटिक, ना ये आइसोथर्मल, ना ये आइसोकोरिक, कुछ भी नहीं है, तो क्या करें। तो सिंपल एक बात समझो ना, आपको जब रिवर्सिबल बोला है तो आप रिवर्सिबल कंडीशन लगाओ। आपको देखो पता है, आप एक बार समझते हो, सुनना यहाँ पे, आप एक बात जानते हो कि जब भी आपको रिवर्सिबल बोला होता है तो आप W को पहले तो ऐसे लिखते हैं माइनस का P एक्सटर्नल और DV, राइट, ऐसे लिखते हैं। फिर सुनना मैम, जब यहाँ पे रिवर्सिबल कंडीशन लिखी है ना तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ P गैस लिख सकती हूँ और इसको DV लिख सकती हूँ, ये मेरा DW चल रहा है। इंटीग्रेशन वगैरह कर दूंगी तो आज ही की क्लास में सिखाया है, इसको W बोल दूंगी, इसको माइनस का P गैस बोल दूंगी, इसको डेल्टा V बोल दूंगी। बताइए भाई, तो क्या आपको प्रेशर दे रखा है तो आराम से बोल रखा है आपको गैस का प्रेशर कितना है, 1 atm है, तो मैं इसको माइनस का 1 लिख सकती हूँ। इसे क्या लिखूं, तो इसे आप माइनस P गैस और यहाँ पे V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। बताइए भाई, तो यहाँ से लिख रही हूँ V2 कितना है, ये लिखा 3.5 है, तो यहाँ से बोलूंगी 3.5 माइनस में V1 दैट इज 2 लीटर्स है, तो लिखूंगी 2 लीटर्स, राइट। अब एक बात सुनना, ये चल रहा है आपका प्रेशर किसमें, एटीएम में, वॉल्यूम चल रही है आपके लीटर्स में, मींस आपका ये आंसर चल रहा है एटीएम लीटर्स में, जबकि पूछा किसमें है, जूल में आपसे पूछा गया है। तो फिर क्या आप करेक्ट चल रहे हो, देखते हैं। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और ये आपका निकल के आ जाएगा 1.5, तो ये आपका 1.5 माइनस का 1.5 एटीएम लीटर्स में आंसर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू इन जूल। तो क्या करें, तो सुनना भाई, जब भी ऐसी चीजें हों तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 आपको पता होता है कि 1 एटीएम लीटर्स को हम 100 जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, 100 जूल कहते हैं। मैम 1 एटीएम लीटर्स 100 जूल के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ से मेरे पास में 1.5 एटीएम लीटर्स हैं, तो इसको लिख दूंगी 1.5 इंटू में 100 एटीएम लीटर्स, कर सकती हूँ ऐसा। तो सिंपली 150 निकल के आ जाएगा। वो एटीएम लीटर्स की जगह भी क्या लिख दूंगी, अब मैं जूल लिख दूंगी। बताइए भाई, क्योंकि एटीएम लीटर्स को ही मैंने क्या बोला है कि 1 एटीएम लीटर्स मेरा 100 जूल के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ जूल। बताइए, तो यहाँ से मेरा निकल के आता है 150, यहाँ से बोल रही हूँ 150 जूल। बताइए भाई, ये मेरा W और नेगेटिव में ये चीज आ रही है। दिस वॉज द आंसर, दैट मीन्स माइनस ऑफ 150 जूल। बताइए भाई, ये बात समझ में आई। ये आपका गेट 2021 का क्वेश्चन था, बहुत रीसेंट है और देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। कुछ भी आपको क्वेश्चन ने भटकाया नहीं है, बहुत आराम से बहुत इजी चीजें आपसे पूछी गई थी। क्या आपको समझ में आ गई, ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से जो आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन गेट का ही है, ये क्वेश्चन है आपका गेट 2019 का। आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, आराम से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, रीड करो अच्छे से, फिर इसे शुरू करते हैं। ये आपका गेट 2019 का क्वेश्चन है, जो अभी आप प्रोसेस पढ़ रहे हैं उन्हीं में से बेस्ड आपसे चीज पूछी हुई है। सुना देखो, बोल रहे हैं एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज एन अननोन वॉल्यूम V लीटर्स एट अ प्रेशर ऑफ 12 atm। तो मुझे बात पता चली कि प्रेशर जो मेरे को गिवन है, हमेशा न्यूमेरिकल्स गिवन से स्टार्ट करो, कभी गलत नहीं होगा। आपने बोला इनिशियल प्रेशर आपका 12 atm आपको मेंशन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी ये वर्ड आ जाए कि अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ जाना जो आज की क्लास में शुरू में समझाया था कि जब आप ऊपर से कांस्टेंट सडन प्रेशर लगा रहे थे और गैस को कंप्रेस कर रहे थे ना, तब मैंने कहा था कि वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो आप बाहर से लगा रहे हो वो सडन था। तो जब ये वर्ड आता है अगेंस्ट अ कांस्टेंट था, सडन था, तो बोल रही हूँ अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी आपको वर्ड सुनने को मिले तो समझ जाना ये प्रोसेस आपका इररिवर्सिबल है। कैसा है भाई, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। ये आपको समझ में बात आ जानी चाहिए जैसे ही आप ये वर्ड पढ़ते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, दैट मींस मैंने बोला P एक्सटर्नल मुझे मेंशन है 2 atm है, ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट इट्स फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 3 लीटर, तो बोला V2 मेंशन है और फाइनल वॉल्यूम बोल रहे हैं 3 लीटर्स हो गई। द वर्क इन्वॉल्व फॉर दिस एक्सपेंशन ऑफ द प्रोसेसेस, अननोन वॉल्यूम से स्टार्ट किया था तो इनको V1 तो नहीं पता, ठीक है। अननोन वॉल्यूम बोल दी, V लीटर से शुरू किया और फाइनली 3 लीटर्स इनकी वॉल्यूम हो चुकी। आगे बोल रहे हैं वर्क इन्वॉल्व फॉर दिस एक्सपेंशन प्रोसेस इन कैलोरी। क्वेश्चन तो इजी है, कन्वर्जन करवा रहा है कि आपसे वर्क जो पूछा है वो कैलोरीज में पूछा है, ठीक है जी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सुनना बात,
जब एक प्रोसेस आपको मेंशन है आइसोथर्मल, तो इसका यूसेज हम ले सकते हैं। कैसे यूज ले सकते हैं, सुनना कि मैम हमको एक बात पता होती है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, यहाँ देखना, सुनना, देखो आज ही की क्लास में मैंने आपको एक बात पढ़ाई है कि जब भी आप आइसोथर्मल प्रोसेस को बोलते हैं ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है मैम कि P1V1 इक्वल्स टू P2V2 हो। क्या हो? P1V1 P2V2 के इक्वल हो। ये आइसोथर्मल की कंडीशन है जो आज की क्लास में इन दी वेरी बिगनिंग मैंने बोली थी। सही है, सुनना, देखो P1 कितना है, तो P1 मैम 12 ATM है, यहां से मैं लिख सकती हूँ 12 है। V1 कितना है मैम, वही तो नहीं पता, अननोन बोला था तो मैंने V1 बोल दिया, मुझे नहीं पता, वही निकाल लूंगी मैं यहाँ से। P2 कितना है, तो आपने बोला मैम 2 ATM है, दैट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर जो आपसे बोल रहे हैं वो 2 ATM, मैंने बोला P2 मेरे को 2 ATM मेंशन है। आगे बढ़ती हूँ, V2 कितना है, तो मैम 3 लीटर्स मेंशन है, तो मैंने बोला V2 मेरे पास में 3 है। यहाँ से V1 को आप बोल सकते हैं 6/12 है, दैट मीन्स 1/2 लीटर्स है। बताइए भाई, कर सकती हूँ, तो मेरे पास में मेरी इनिशियल वॉल्यूम V1 भी आ गई, दैट मीन्स 1/2 लीटर्स। इतना सही है। क्यों लीटर्स? क्योंकि मैम ये भी लीटर्स में चल रहा था। डन है इतना? आगे सुनना, अब हम आते हैं वर्क डन पे और वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आती हूँ वर्क डन पे। सुनना, देखो तो मैम ऐसा एक काम करो, आप लिख दो W इक्वल्स टू माइनस का 2.303 NRT ln या log V2/V1, ऐसे लिख दो मैम। मैंने कहा नो, ऐसे लिख दोगे ना तो लिख के इसको काट भी देना। सुनना, ऐसे अगर किसी ने लिख दिया ना तो लिख के फिर वो इस पे क्रॉस भी लगा दे। क्यों? क्योंकि ये जो चीज पड़ी थी ये रिवर्सिबल के लिए पड़ी थी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए पड़ी थी। और अभी क्वेश्चन ने आपको मेंशन किया है कि जो आपका प्रोसेस चल रहा है वो अगेंस्ट अ कांस्टेंट, यहाँ लिख रही हूँ अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के चल रहा है। इसका मतलब है कि उसने क्लियरली आपको मेंशन किया है कि आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है? इरिवर्सिबल है, और आइसोथर्मल तो है ही। आइसोथर्मल में भी कौन सा वाला है? इरिवर्सिबल वाला है। तो मैम इसका वर्क डन वो तो ऐसे पढ़ा था कि W को माइनस का P एक्सटर्नल dV लिखते हैं, और इसके आगे नहीं बढ़ सकते मैम, क्योंकि P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर नहीं होता इरिवर्सिबल में। बिल्कुल सही है। चलिए भाई, तो इसका मतलब हुआ कि मैम सिर्फ इतना लिखिए माइनस का P एक्सटर्नल, और इसको मैम dV को आप लिखिए V2 माइनस V1। बताइए, लिख सकती हूँ इस तरीके से? तो ये मैं DW लिख के W बोल सकती हूँ। बताइए, कर सकती हूँ ना इस तरीके से? ठीक है, अब सुनना, तो इसके बाद में मैम ये ऐसे हो जाएगा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल कितना है, तो जरा देखते हैं। P एक्सटर्नल आपको मेंशन है भाई, P एक्सटर्नल यहाँ पे देखते हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा। P एक्सटर्नल आपको मेंशन है कि 2 ATM है, राइट? तो मैंने लिखा 2, और वॉल्यूम इनिशियल लिखा कितनी थी, 1/2, और ये है V2 आपका 3। तो यहाँ आके जरा मैं पुट करती हूँ, यहाँ लिखूंगी ये आपको मेंशन है 2 है, V2 आपको मेंशन है कितनी है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम आपकी हाफ थी, और इनिशियल वॉल्यूम आपकी 3 है। यही चीजें हैं, देख लीजिए एक बार। यही पार्ट आपको मेंशन है कि आपकी फाइनल वॉल्यूम आपको बोल दी 1/2 है जो हमने निकाल ली, इनिशियली आपको बोल दी कि इतनी है। एक मिनट, ये 3 आना चाहिए ना पहले, एक सेकेंड, यह मैंने लिख दिया ये 3 माइनस का 1/2। बताइए भाई, लिख सकती हूँ इस तरीके से? अब सुनना, तो यहाँ पे मैम ये निकल के आता है, ये 3 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2, और ये कैंसिल होगा, तो इसके बाद में मैं लिख सकती हूँ इसे माइनस ऑफ 2, और इसको माइनस करूंगी तो कितना लिख सकती हूँ, 5/2 लिख दूँ इसे। ये किस में चल रहा है, तो नोटिस करना, ये ATM में चल रहा है, ये आपका लीटर्स में चल रहा है, यही चल रहा है। क्वेश्चन से जरा मैच कर लिया करो एक बार, प्रेशर आपका ATM में चल रहा है, वॉल्यूम आपका लीटर्स में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आइए और इसे लिखिए कि ये 2 से 2 कैंसिल होता है, और ये माइनस का 5 लीटर ATM चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन को तो कैलोरी में आंसर चाहिए। तो नेक्स्ट में जा रही हूँ और यहाँ से लिख रही हूँ जो मेरा W आ रहा है ना, W वो एक्चुअली माइनस ऑफ 5 लीटर ATM आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर को वो चाहिए कैलोरीज में। तो उसने आपको एक हिंट भी दिया है इसके लिए कि R को आप लिख लीजिए 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, देखो इसमें आके यहाँ लिखूंगी, इसको मैं डिवाइड कर दूं 0.0821 लीटर ATM पर मोल, ठीक है, और पर केल्विन, ये चीज लिखी। और अगर मैं इसे इनटू कर दूं एक दूसरी वैल्यू से जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये रही, दैट इज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो बोला इसको इससे इनटू कर देते हैं, इससे क्या होगा समझना, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इससे मैंने इनटू कर दिया। सुनना, देखो जैसे मैम ये चीज करोगे ना तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, और मैम लीटर ATM से लीटर ATM कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स अल्टीमेटली मैम आपका आंसर किस में आ रहा होगा, ये सिर्फ बचेंगे माइनस का 5 × 2 अपॉन में 0.0821, और ये आपका चल रहा है कैलोरीज, ये आपका W निकल के आएगा। बताइए भाई, कर लेंगे ना इस तरीके से?
तो यहाँ से आपका W निकल के आ रहा होगा माइनस ऑफ 121 कैलोरीज। बताइए भाई, हो जाएगा इस तरीके से, कर लेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको W यहाँ से आपका मिल जाएगा ऑलमोस्ट माइनस ऑफ 121 और ये कैलोरीज बच रहा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ट्राई करे आप लोगों के लिए कि मैं यहाँ पे आपसे करवा पाऊँ, मैक्सिमम आपको अप्रोच सिखा पाऊँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में मैंने ट्राई किया कि आपको ये टॉपिक से कुछ भी अब फर्दर एग्जाम में आता है तो कभी गलती ना हो, और साथ साथ आपका रिवीजन, साथ साथ आपका सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यहाँ पे डिस्कशन हुआ। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास और आपने बहुत कुछ यूटिलाइज किया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, राइट। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन था 2019 का, बहुत रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ से देखे कि CSI या नेट में या फिर गेट में आपके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। मैंने पहले आपको अप्रोच भी सिखाई और उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चंस भी सिखाए कि क्वेश्चंस यहाँ से कैसे किए जाते हैं। सही है भाई। तो आई होप आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में मैं आपसे आगे फिर मिलती रहूंगी, जहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स से छोटी छोटी चीज़ें याद कराने की कोशिश करूंगी और आपके लिए चीज़ें आसान ईजी बनाऊंगी, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपसे फिर से बात करूंगी थर्मोडायनेमिक के ही एक टॉपिक की, जिनमें से जो भी आपसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी डिस्कशन करूंगी, टॉपिक का भी डिस्कशन करूंगी और वहाँ पे क्लैरिटी आप लोगों को दूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।